Good afternoon, everyone. Can anyone please confirm if I am audible? Yes. Okay, thank you. Welcome to today's session on angel investing and VC funding opportunities for early stage entrepreneurs. We are honored to have a very special guest with us today, someone who has made significant contributions to the world of angel investing and venture capital funding for early stage entrepreneurs. Please join me in welcoming Mr. Kunal Kishore, the founder and director of Invest Aid India. With a remarkable career, Mr. Kishore leads a new age industrial consulting firm that provides comprehensive support to startups, MSMEs, and large industries. His extensive experience as a virtual CFO to both large corporates and promising startups, along with his active role as an angel investor, makes him uniquely equipped to guide businesses through the complexities of product design, prices, compliances, and growth. Mr. Kishore's investments and mentorship have propelled several startups towards success, and today we are privileged to gain insights from his vast knowledge and experience in the field of angel investing and venture capital funding. Without further ado, let us listen to his insightful words. Over to you, Mr. Kishore. Thank you, Anupam ji. Am I audible to everyone? Yes, sir, you're Yes, sir. audible. I'm audible, right? So we'll straight away proceed for the presentation. I hope this screen is visible to everyone. Hello. Yes, sir. Yes, sir. ये दिख रहा है सबको स्क्रीन हमारा? Yes, sir, it's visible to everyone. Okay. So we'll start with startups क्यों इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टार्टअप। तो इस पे हमने 4 पॉइंट्स में इनको समराइज किया है, जो इस मतलब why is startup important. So we have I presented here 4 points. One is that if there is an economy which is stagnating, अगर कोई इकोनॉमी में धीरे धीरे उसके ग्रोथ में कमी आती है तो हम लोग उसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। उसको दोबारा से किक स्टार्ट करने के लिए, दोबारा से उसको पुश करने के लिए हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की जो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देंगे। क्योंकि जैसे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो शायद ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ पे सारे लोग मोटा मोटी जो बेसिक सर्विसेज हैं उसको अवेल कर रहे हैं, जो बेसिक कमोडिटीज है उसको वो उसका कंजम्पशन करते हैं, फिर भी एक इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रोथ कम होता है। क्योंकि इकोनॉमी बढ़ता कैसे है, जब आप कुछ आपके इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है, आप कुछ नया प्रोडक्ट नया सर्विसेज देते हैं जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, तो आपके पास पैसा आता है, फिर आप कुछ और प्रोडक्ट के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। इस तरीके से एक इसका रिपल इफेक्ट होता है। तो वो अगर स्टैग्नेट कर रहा है उसको किक स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्टअप्स चाहिए जो नए प्रोडक्ट्स नए सर्विसेज लेके आएंगे, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे अपने सेविंग्स का। इस तरीके से इकोनॉमी में दोबारा से जान लाते हैं। तो ये एक पर्पस होता है। दूसरा जो पर्पस होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्शन में डिफरेंट है। प्रोडक्टिविटी होता है हाउ मच इज आर द प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब 10 लोग मिल करके 10 चीज़ें कर रहे हैं, पर वही 10 लोग मिल के 20 चीज़ें करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तकनीकी रूप से कोई नए चीज़ का आप इस्तेमाल करें। यू मस्ट टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड योर सेल्फ to be able to produce more with the same cost of factors of production, right? So वो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनका फोकस नहीं रहता है उन पे। सपोज देयर इज अ फ्लावर मिल और अ राइस मिल और a steel manufacturing company, they are 100% focused into continuing with their current state of production। पर क्या होता है कि उससे आपकी इकोनॉमी में जान उतनी नहीं आती। आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्टिविटी भी लगातार बढ़े। तो ये जो नए लोग हैं नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, नया तरीके से उसी चीज़ को करते हैं,
तो ये इनको हम स्टार्टअप्स बोलते हैं, जो सेम चीज को काफी नए तरीके से करते हैं। जैसे हम सब सामान को खरीदते हैं अपने जरूरत की चीजों के लिए, और मान लीजिए कोई ऐसा ई कॉमर्स साइट बना देता है, फ्लिपकार्ट या अमेजन, इसकी वजह से आप उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं, बट आप ज़्यादा आप चीज़ें खरीद पाते हैं, क्योंकि परचेजिंग कमोडिटीज एंड गुड्स हैड बिकम अ लॉट ईजियर. The goods are being consigned to your home as opposed to you going out to a mall or to a store and buying the product. यही आपके घर पे आ जा रहा है, तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत है अब सामान को खरीदना। तो हम इनको भी स्टार्टअप बोलेंगे, जो उसी चीज़ को, जो आप सामान खरीद रहे हैं उसको तकनीक के माध्यम से सुलभ बना देते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर ओला और उबर, राइट? हम लोग पहले भी कैब्स लेते थे और ड्राइवर से आप नेगोशिएट करते थे और आप कैब लेते थे। अब उन्होंने फिक्स रेंटल करके और प्लेटफॉर्म बना दिया, एक तरफ ड्राइवर्स हैं, दूसरी तरफ जिनको राइड चाहिए वो हैं, और फिर आप काफ़ी आसानी से राइड ले पाते हैं। सो प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भी आपको स्टार्टअप्स की ज़रूरत है। नए ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्राइवर शब्द का काफ़ी आप सुनते होंगे कि इट्स अ न्यू ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वी नीड न्यू ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो होता क्या है ये ड्राइवर की, जैसे हम लोग, आप समझिए कि हम लोग सारे लोग अपने इनकम का 10% एंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हमारे सामने थे, एक तो आप डिश टीवी या कोई भी केबल कनेक्शन ले सकते हैं, दूसरा आप यू कैन गो टू अ मूवी हॉल, राइट? ये दोनों मिलाकर के अगर आप 8% अपने टोटल इनकम का खर्च करते थे, तो 8% से ज़्यादा खर्च कराने का कोई तरीका नहीं है। आप इसमें एक दो चैनल भी ऐड करेंगे तो खर्चा उतना ही रहेगा। और मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स जैसा कोई नया आइडिया लेके आते हैं कि अब आप घर पे तो डिश टीवी रखिए ही रखिए, आप जब जब मूवी जाते हैं आप जाइए, पर साथ में आप मोबाइल में भी आप ओटीटी जो हम बोलते हैं वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इट्स अ न्यू एक्सपेंस। अब ये इसको ड्राइवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका केवल सिंगल इम्पैक्ट नहीं होता, इसका रिपल इफेक्ट होता है। अगर वो नेटफ्लिक्स लेके आए तो हम सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो ये सारा पैसा नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। उनको भी कंटिन्यूअसली नए नए शोज बनाने पड़ते हैं अपना पॉपुलैरिटी और अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। तो वो काफ़ी सारे एक्टर्स को पैसा देते हैं, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स को पैसा देते हैं, जिनको पहले पैसा नहीं मिल रहा था। तो थिंक अबाउट एक्टर्स लाइक राधिका आप्टे और मनोज वाजपेयी, और जितने भी इस तरह के एक्टर्स हैं हु आर नाउ डूइंग अ लॉट ऑफ सीरीज एंड मूवीज डेडिकेटेड फॉर ओटीटी चैनल्स। तो ये एक नया पैसा आया इकोनॉमी में। हम सबको प्रोडक्ट के, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी से उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हम और पैसा खर्चा करें एंटरटेनमेंट पे। सो एज अपोज टू ट्रेडिशनल 8%, दे हैव इंक्रीज इट टू 9%। तो हम थोड़ा ज़्यादा और खर्चा कर रहे हैं बिकॉज दिस न्यू प्रोडक्ट हैज कम अप। तो ये जो हम सबका पैसा जोड़ करके जो एक जगह जमा हो रहा है, उससे फिर नए नए इकोनॉमी के पैरामीटर्स खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको पैसा मिल रहा है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के लोग अब इस पे कमा रहे हैं। तो इसको हम लोग न्यू ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो आपसे, आपका जो खर्चा हो रहा था उससे ज़्यादा खर्चा करने को आपको मजबूर करे या इंस्पायर करे या मोटिवेट करे, और फिर उसकी वजह से पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम नया खड़ा हो जाए। तो ये, अगर आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं जिसको हम सब ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये मुश्किल है। बिकॉज इफ केबल में मान लीजिए डिश टीवी की जगह एयरटेल टीवी आ जाए या टाटा स्काई आ जाए, ये नया ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि व्हाट इट विल डू इज इट रिप्लेस सम ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अवे फ्रॉम एयरटेल टू टाटा स्काई। तो ये ओवरऑल जो इकोनॉमिक का जो पोटेंशियल है वो तो उतना ही रह गया। लोग टाटा स्काई छोड़ करके एयरटेल का डीटीएच ले लिया, कोई उसको छोड़ के वीडियोकॉन का डीटीएच ले लिया, राइट? बट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट ओटीटी, इट्स अ न्यू ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। वो सबके अलावा ओटीटी ने कभी ऐसा नहीं किया कि आप घर का केबल कनेक्शन छोड़ करके ले रहे हैं। दैट इज नॉट द आर्गुमेंट हियर। द आर्गुमेंट इज कि व्हाइल यू हैव ऑल दैट सब्सक्रिप्शन, यू मे आल्सो सब्सक्राइब टू वन ऑफ दीज चैनल्स। तो ये, इसके लिए भी स्टार्टअप्स की इकोनॉमी में जरूरत पड़ती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, गवर्नमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो युवा हैं, अभी हमारे सेशन में काफ़ी सारे यंग लोग जुड़े हुए हैं हु आर परसुइंग इंजीनियरिंग, आपके संस्थान से या दूसरे जगह पे इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस तरह के कोर्सेज आप कर रहे हैं। तो ये लोग केवल जॉब नहीं करें, बल्कि ये इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी है जहाँ पे प्रॉफिट आता है, उसमें भी भागीदार बने। ये हर गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है, क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था रहे जिसमें हम सब केवल एम्प्लॉय बने और 10 12 15 फैमिलीज मालिक बने, वही हर सेक्टर में फैक्ट्रीज लगाएं,
यूनिट्स खोले और बिजनेसेस सेटअप करें, तो इम्बैलेंस रहेगा. अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन विल बी गेटिंग द प्रॉफिट and all of us will get salaries. So the objective of any government, particularly in a democratic setup, is that more and more people should set up their businesses and they should participate in the profits of the economy, not just the salaries, right? सैलरी तो अंत में मिलना ही मिलना है, हम आप काम करेंगे कहीं पे भी, तो वो चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मालिक बने. तो आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेसेस को पिक्चर करेंगे, जैसे रिफाइनरी का एक बिजनेस है, काफ़ी बड़ा बिजनेस होता है, 8,000-9,000 करोड़ लगता है, तो छोटा सा आपका रिफाइनरी आप खोल सकते हैं, जिससे कि आप एक स्टेट का पेट्रोल के बराबर आप दे पाएंगे. अभी इतना बड़ा एंट्री बैरियर है कि हम आप जैसे यंग लोग इस तरह के बिजनेसेस के बारे में सोच नहीं सकते हैं. अगर हमें स्टील गैल्वेनाइजिंग यूनिट डालना हो, जो आप आयरन ओर लेंगे, उसको गला करके केमिकली रिएक्ट करके आप स्टील बनाएंगे, ये इतना बड़ा फैक्ट्री है, 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ लगता है, तो ये भी हम आप नहीं कर सकते हैं. तो अगर गवर्नमेंट चाहता है कि आप नए बिजनेसेस में आए, मालिक बने, एज अपोज टू ओनली एन एम्प्लॉय, देन स्टार्टअप इज अ हैंडी थिंग, राइट? आप कोई अपना एक आइडिया लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, एंड यू कैन वन डे रीच द पिनाकल ऑफ सक्सेस थ्रू दैट स्टार्टअप ऑल्सो. आप सोचिए, जो सचिन बंसल, बिन्नी बंसल ने किया, कितना छोटे से उन्होंने स्टार्ट किया, फ्लिपकार्ट को इतना बड़ा बनाया, तो उन्होंने कितना पैसा कमाया. तो सरकार चाहती है, कोई भी सरकार चाहती है कि हमारे देश में युवा केवल नौकरी ना करें, बल्कि वो बिजनेसेस सेटअप करें. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टार्टअप्स के माध्यम से आप इस पर्पस को पूरा कर सकते हैं. तो इसके लिए वो चाहते हैं कि स्टार्टअप्स को इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट करता है, क्योंकि इनसे उनको ये भी फायदा मिलता है कि जो एंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी का वो हिस्सा जहाँ पे प्रॉफिट आता है, उसको शेयर करते हैं, वही सबसे बड़ा हिस्सा होता है. सैलरी तो काफ़ी कम होता है अगर आप देखेंगे तो वो चाहते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें. हम आप या जो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं युवा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़े. तो वो आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस के माध्यम से नहीं कर सकते. उसके दो कारण हैं. एक तो उनमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि दैट विल एक्ट एज अ वेरी हाई एंट्री बैरियर, आप उसमें घुस नहीं पाएंगे. दूसरा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी बिजनेसेस एग्जिस्टिंग इन दैट स्पेस, तो अगर आप शुरू भी करेंगे तो वो अपने प्राइस को कम करके वो आपको इसके लिए आपको प्रेशर देंगे, एंड दे विल ड्राइव यू आउट ऑफ द बिजनेस. तो मान लीजिए मेरा पहले से राइस मिल है काफ़ी बड़ा, एंड यू सेट अप अ स्मॉल राइस मिल इन फ्रंट ऑफ मी. पैसे का दिक्कत है, बट समहाउ यू मैनेज इट. नाउ आई हैव दी गुड, मेरे पास एक वेयर विदॉल है कि मैं प्राइस को काफ़ी कम करके, आप तो 20 रुपये से कम पे नहीं बेचेंगे, क्योंकि आपको पैडी मिल रहा है 19 का, प्रोसेसिंग का करके आपका खर्चा 20 का पड़ता है, तो मैक्सिमम आप 20 तक जा सकते हैं. चूंकि मैं 20-30 सालों से इस धंधा में हूँ, तो आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट दैट हैज अक्रूड, राइट? मैं उसमें से थोड़ा सा पैसा यूज करके 19-50 का मैं बेचूंगा, 2 साल में आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. सो द होल पॉइंट इज कि in traditional businesses you can't survive as a competitor against an established player. It is only in the case of a startup that you can really flourish, क्योंकि उधर कंपटीशन है नहीं. जब फ्लिपकार्ट ने अपना ई कॉम डिलीवरी का सेटअप शुरू किया, तो रिलायंस भी थे हमारे यहाँ, टाटा बिरलाज भी थे, पर उन्होंने उसको देखा भी नहीं. एक तो उनको लगता है ये तो चलेगा नहीं, दूसरा उनको लगता है ये पिद्दी सा बिजनेस है, हम इसमें क्यों पढ़ेंगे, ये लड़के रखो, राइट कराओ, राइट? So startup is actually an area where the big guys in the economy are not even thinking of you as a competitor. जब आप बड़े बन जाते हो, they'll acquire you, they'll invest in you, वो सब करेंगे, तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्पेस है आगे बढ़ने का. पर अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आएंगे, तो आप देखेंगे कि सारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो आपको क्रश करके बिजनेस से बाहर कर देंगे. तो ये 4 चीजें हैं, 5 चीजें, जिनकी वजह से सरकार चाहती है कि स्टार्टअप्स आगे बढ़े, आपके जैसे युवा आगे हैं, और वो फैक्ट्रीज डालें, बिजनेसेस कर रहे हैं, कोई एक आइडिया को लेकर के आगे बढ़े, उनका भी भला होगा और इकोनॉमी का भी भला होगा. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. किसी भी स्टेज पे क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं. तो अभी मैं ये अभी स्टार्टअप है क्या, तो बोलचाल की भाषा में तो मैंने आपको बताया कि if somebody is doing something new, if the idea is to about increase to increase the productivity, और कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या सर्विसेज ला रहे हैं, वो तो है ही है. तो पर उसको ना चूंकि गवर्नमेंट को बेनिफिट देना है, तो दे ऑल्सो हैव टू डिफाइन स्टार्टअप.
तो हमने दो डेफिनेशन जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर है और जो स्टार्टअप बिहार के, उसको कंपेयर करके दिखाया है, ताकि आपको सामने सामने दिखेगा कि क्या डिफरेंस है। तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर वो बोलते हैं अगर आप इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इंडिया में हो, सो दैट इज वन क्राइटेरिया। द अदर वन इज दैट यू मस्ट बी a private limited, limited LLP or a partnership, right? The thing to notice here is the proprietorship is not included here. और केवल इसलिए क्योंकि स्टार्टअप में आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे फंड की आवश्यकता होगी, तो लोग आपके में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो उसमें तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, राइट? इट विल हैव टू बी टर्मिनेटेड एंड अ न्यू कंपनी विल हैव टू बी क्रिएटेड। तो इसलिए वो शुरू से ही कह रहे हैं कि आप यही चार व्हीकल को लेकर के आगे बढ़िए, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, एलएलपी और पार्टनरशिप को। और यही सेम कंडीशन बिहार का भी है। इसके बाद से तीसरा कंडीशन है कि 10 साल का आपको अनुभव होना, आपका कंपनी का विंटेज होना चाहिए। मतलब 10 साल आप पहले आपका कंपनी बनाओ, प्रोप्राइटरशिप बनाओ, पार्टनरशिप बनाओ, एलएलपी बनाओ। प्रोप्राइटरशिप तो एलिजिबल ही नहीं है। सेम इज इन केस ऑफ बिहार। टर्नओवर आपका 100 करोड़ या उससे कम रहा हो किसी भी पिछले साल में, 8 साल से मान लीजिए आपकी कंपनी है, तो 8 साल में 100 करोड़ नहीं गया हो, क्योंकि अगर 100 करोड़ चला गया है तो गवर्नमेंट ये मानता है कि अब आप एक स्टैब्लिश प्लेयर हैं, तो आपको हमारे सपोर्ट की जरूरत नहीं। यू कैन स्टिल कॉल योर सेल्फ स्टार्टअप, आप अपने आप को जो बोलना है बोलिए, हमारा पॉलिसी के डेफिनेशन में आप स्टार्टअप नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है ये पूरे दुनिया के लिए नहीं बनाया इन्होंने, इन्होंने अपने पॉलिसी के लिए बनाया, ताकि they can decide whether to give you benefit or not. That is the only purpose here, right? It's not some grand wisdom here. ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। बिहार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके अंदर बेनिफिट लेना है तो ये 5 कंडीशन पूरा करना है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर अगर आपको बेनिफिट लेना है तो ये 5 कंडीशन पूरा करना है। आपने इसमें नोटिस किया होगा जो कंडीशन 1 2 3 4 है, दीज आर ऑब्जेक्टिव कंडीशन। सो हम सब आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। जो 5वां नंबर है वो सब्जेक्टिव है। इसी वजह से आप देखेंगे कि दोनों ही केस में ऑटो अप्रूवल नहीं है, दे इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू और सिलेक्शन राउंड होता है। क्योंकि अगर 5वां भी ऑब्जेक्टिव होता तो पीपल कैन देमसेल्व्स फिगर आउट कि हम स्टार्टअप हैं कि नहीं। अगर हमने बिहार में रजिस्टर किया है, लास्ट ईयर कंपनी बनाया है, कोई धंधा नहीं किया अभी, तो हम स्टार्टअप हैं। लेकिन 5वां कंडीशन बोलता है कि यू मस्ट बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेसेस और सर्विसेज और अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। तो ये कंडीशन को आपको पूरा करना है। इसी वजह से स्टार्टअप इंडिया में भी आप अप्लाई करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। वो बोलते हैं तुम लिख करके बताओ व्हाट इज योर आइडिया। यू सबमिट अ डेक और अ पीपीटी और अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन only to assess whether or not you qualify this fifth condition, because this is a subjective parameter. मेरे को लग सकता है कि आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव है, एंड while to someone else this may not appear very innovative, right? तो इसके लिए वो 5 नंबर कंडीशन आपका के लिए इंटरव्यूज होते हैं। बिहार में भी आप अप्लाई करोगे, सो दे डू अ प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी, और उसके बाद वो फिर आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाते हैं। उस इंटरव्यू में वो 1 2 3 4 को चेक नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज उसके लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, राइट? दे आर ओनली चेकिंग वेदर और नॉट यू ऑल्सो क्वालिफाई द फिफ्थ क्राइटेरियन, राइट? तो ये हमारा कंडीशन हो गया। क्या क्या बेनिफिट है दोनों में, ये आप लोगों में से बहुत को पता भी होगा, अब तक रट लिए होंगे, फिर भी मैंने यहाँ डाल दिया है। आई विल शेयर द स्लाइड विद द रेलेवेंट कोऑर्डिनेटर्स एंड दिस विल रीच यू। तो इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को, चूंकि हम फंडिंग के बारे में जान रहे हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट या फिर जितने भी आगे फंडिंग के राउंड्स होते हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसमें चैलेंज क्या है। अभी आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि हम कोई एमएसएमई फंडिंग पे ज्ञान दे रहा हो, या कोई बोले कि राइस मिल फंडिंग पे प्रेजेंटेशन हो। पर स्टार्टअप फंडिंग में बहुत यूट्यूब वीडियोस, प्रेजेंटेशंस वगैरह वगैरह होते रहते हैं। तो आखिर ये मतलब यहाँ पे इशू क्या है? तो अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे तो फिर अपने आप को हम तैयार कर पाएंगे टू अवेल द फंडिंग, बिकॉज देन विल नो व्हाट आर द चैलेंजेस एक्चुअली। सो जो पहला चैलेंज है वो ये है कि जो फाइनेंसिंग के इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंस करते हैं बिजनेसेस को, वो स्टार्टअप्स को फाइनेंस नहीं करना चाहते हैं, करते भी नहीं है। तो उसका क्या पर्पस है? तो आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेसेस को फाइनेंस करने के लिए इंस्टीट्यूशंस क्या क्या बनाए गए इंडिया में। तो यू हैव बैंक्स, उसके अंदर आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, जो जैसे मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और वगैरह वगैरह। तो रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ये सारे लोग मिल करके
अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आता है तो उसको वो फाइनेंस करता है। पर ये लोग स्टार्टअप को नहीं करना चाहते हैं। उसका उसका रीज़न ये होता है कि इनको जो पैसा मिलता है, मतलब जो ये पैसा लेते हैं, वो भी आपने सुना होगा कि इनको फिक्स डिपॉजिट का पैसा मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट का पैसा मिलता है, और करंट अकाउंट में पैसा मिलता है, सेविंग्स में पैसा मिलता है। नहीं, तो ये चारों जो इनको पैसा मिलता है, ये चारों पे कमिटेड इंटरेस्ट इनको सर्विस करना पड़ता है। इसमें से कोई भी ऐसा पैसा नहीं है कि यू कैन इन्वेस्ट इनटू अ रिस्की बिजनेस एंड देन कम बैक टू द डिपॉजिटर एंड से मैंने आपका पैसा एक नए स्टार्टअप में लगा दिया और वो पैसा डूब गया है, अब हम आपको भी पैसा नहीं देंगे। तो दे डोंट हैव दैट लग्जरी, राइट? उनको ये सुविधा नहीं है, ये प्रिविलेज नहीं है। तो उनके सारे पैसे पे कमिटेड इंटरेस्ट रीपेमेंट रहता है। इस वजह से वो उन पैसों को रिस्की बिजनेसेस में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर वो रिस्की बिजनेसेस में डालेंगे तो वहाँ डर है कि वो पैसा डूब जाएगा। इमेजिन कीजिए किसी एक बैंक के पास 100 रुपया है, उसने 50 रुपये या 70 रुपये ऐसे बिजनेसेस में डाल दिया और वो डूब गया, तो हाउ विल दे रिटर्न टू दी डिपॉजिटर्स? सो दैट इज वन चैलेंज, राइट? तो इसी वजह से उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई नहीं मना कर रखा है कि आप इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज वन चैलेंज वाई ट्रेडिशनल बैंक डोंट इन्वेस्ट। दूसरा जो इशू है कि इसके वजह से ये पता चला कि जो पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट हो सकता है वो काफ़ी कम है। तो हम लोग उस पैसे को रिस्क कैपिटल बोलते हैं। मतलब पूंजी है पर वो रिस्क पूंजी है, ऐसी पूंजी है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उसकी बहुत कमी है इंडिया में। तो इंडिया में उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में हम वेंचर फंड भी बोलते हैं। और उनका जो स्टैट्यूटरी नाम है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। उसको उसका रेगुलेटर सेबी है। तो सेबी के पास जितने वेंचर फंड सितंबर 2023 तक उन्होंने डेटा सबमिट किया था, उनके पास 48,509 करोड़ रुपए का कमिटमेंट था, जिसमें से उन्होंने अभी तक स्टार्टअप में 20,000 करोड़ रुपए लगाया है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब हमारे आपके बिजनेस के हिसाब से हमें तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ चाहिए। पर अगर आप बड़े स्टार्टअप देखेंगे जिन्होंने फंडिंग लेते हैं, जैसे आप यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न का मतलब 8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ रुपए होता है। थोड़ा सा वेरी करता है क्योंकि हम लोग डॉलर के टर्म्स में यूनिकॉर्न का बात करते हैं। तो अगर आप उस तरीके से देखिए तो मात्र 3 यूनिकॉर्न के बराबर का पैसा है, राइट? जो 20,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ, जो कमिटमेंट है, मतलब स्टार्टअप ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स पहले कमिट करते हैं कि हम इतना रुपया तक इन्वेस्ट करेंगे। फिर जब जब स्टार्टअप उनके पास आता है, वेंचर फंड के पास जिनमें निवेश करना होता है, तो उन कमिटमेंट वालों को वो लेटर दे करके ड्रॉ डाउन करते हैं। तो वो जो पैसा लगा दिया उन्होंने वो 20,000 करोड़ है, जो कमिटमेंट है वो 48,000 करोड़ है। तो बस इतना ही पैसा है, इंडिया भर के सारे स्टार्टअप इसमें से ले सकते हैं। तो इट इज़ वेरी लेस। आप इसको कंपेयर करेंगे बैंक के पास जो पैसा है, जो डिपॉजिटर्स का है, तो जैसे मैं बिहार का ही अगर आपको बात करूँ तो 4.5 लाख करोड़ रुपया केवल केवल बिहार में बैंक के पास होता है। मैं स्लाइड को ये खत्म करता हूँ, देन विल हैव क्वेश्चंस। तीसरा जो चैलेंज है स्टार्टअप फाइनेंसिंग में कि जो वो थोड़ा सा पैसा है ये डिफरेंट वेंचर फंड्स के पास, इसमें बड़े बड़े नाम भी, नेक्सस वेंचर्स है, कल्लारी कैपिटल है, सिकोया कैपिटल है, और भी तरह तरह के फंड हैं। तो इनसे पैसा लेना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब इतना बैंक की तरह आसान नहीं है कि आप ब्रांच में चले गए और आपने एक एप्लीकेशन दिया और उन्होंने थोड़ा सा असेसमेंट किया, आपको पैसा दे दिया। कोई पूछ रहा है क्या क्वेश्चन? हेलो? Sir, I आई don't थिंक think anyone is asking any question. I think it was accidentally on, turned on someone's mic or no something. issues. So we'll advise everybody to mute themselves. Let us follow the basic decorum. और जब भी क्वेश्चन पूछना हो अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। आई हैव नो हेजिटेशन आंसरिंग एनी क्वेश्चन। तीसरा जो चैलेंज आपको फंडिंग में मिलेगा, जैसा मैंने पहले बताया कि बैंक्स और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंस के, वो देते नहीं है। जो लोग देते हैं वो काफ़ी कम है, उनके पास काफ़ी कम पैसा है। हम लोग रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं। और तीसरा चैलेंज है कि जो वो पैसा है भी, उसको लेने का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये रिस्की कैपिटल है। तो इसमें कोई नॉर्म्स बना करके कोई नहीं बैठा हुआ है कि उसने 4 फार्मूलाज बना लिए, 4 रेशियोज बना लिए, एंड इफ यू क्वालिफाई दोज रेशियोज दे विल गिव यू द फंडिंग। सो इट गोज थ्रू अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वो इंटरव्यू लेते हैं, समझना चाहते हैं कि अगर आप कोई आइडिया दे रहे हैं उसके बारे में आपने कितना स्टडी किया है, आपकी समझ कितनी विकसित है, आप कितनी दुनिया को देख के आए हैं, आपने कोई आइडिया सोचा है, उसके लिए आपने तैयारी क्या की, आपके आपने टीम रखा है कि नहीं रखा।
So it's a very tough process to avail funding because people are very smart. ये एक आम नागरिकों का पैसा नहीं है जो वेंचर फंड के पास है। इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। सेबी ने रूल बनाया है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उनका नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो करते हैं वो भी 1 करोड़ का करते हैं। तो इसमें कोई आम जनता इन्वॉल्व नहीं होती, ऐसे ही लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जिनके पास सामर्थ्य है, पैसा है। अगर ऐसे लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनको उनका जो ड्यू डिलिजेंस का जो प्रोसेस होगा, जो समझने का प्रोसेस होगा, वो भी ज़्यादा डिफरेंट होगा, राइट। सो देयरफॉर दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और एवेन्यूज लिमिटेड है। आपको पूरे बिहार में एक भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं मिलेगा, आपको कोलकाता में नहीं मिलेगा, आपको उड़ीसा में नहीं मिलेगा, झारखंड में नहीं मिलेगा। Most of these are headquartered in Mumbai and Delhi. Of course, they have websites. You can submit your pitch deck. The point is that these are not easily accessible. कि कोई ब्रांच है, आप घुस गए और आपने बोला मेरे को ये आइडिया है और आप मुझे पैसा दे दो, right? So therefore, startup financing is a challenge because of these three broad parameters. Of course, there are a lot of issues within. तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। तो जो सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर जितने भी वेंचर कैपिटल से सर, उनको इतना लिमिटेशन क्यों दिया गया है कि इतने कम ही स्टार्टअप में वो अपना फंडिंग दे सकते हैं? उतना अमाउंट, जैसे कि आप बोले 50,000 करोड़ है तो उतना नहीं ही नहीं, दिस इज लिमिटेड है। नॉट द लिमिटेशन, दिस इज नॉट द लिमिटेशन बाय गवर्नमेंट, दिस इज ऑल द पीपल दैट दे हैव इन्वेस्टेड। देयर इज अ लिमिट ऑफ मनी इन द कंट्री, देयर इज अ लिमिट ऑफ पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट इनटू अ स्टार्टअप। गवर्नमेंट ओके का सर। लिमिट नहीं है, ये उन्होंने कर रखा है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड somebody has to set up and then they go to every investor जो भी उनको लगता है। जैसे मान लीजिए मेरे दो दोस्त हैं, रतन टाटा को मैं जानता हूँ, आमिर खान को जानता हूँ, जिनको भी जानता हूँ। तो मैंने एक फंड बनाया और मैं इन लोगों के पास गया, इन लोगों ने मिल करके 800 करोड़ रुपया कमिट किया मुझे। उसके बाद मैं स्टार्टअप्स के पास जाता हूँ, मैं पहले कमिटमेंट ले लेता हूँ। मुझे कमिटमेंट लेकर के सेबी को बताना होता है कि टोटल कमिटमेंट कितने का आया है। इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। सेबी डज नॉट से कि आप 900 लीजिए, 1000 लीजिए, आप जितना लेना है ले लीजिए। आई एम ओनली रिपोर्टिंग टू सेबी दैट दिस इज द फैक्ट। फिर मैं स्टार्टअप्स को परस्यू करता हूँ, और फिर जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप आया, उसने 5 करोड़ रुपया उसको चाहिए, तो जितने 900 लोग 900 करोड़ के जो जो लोग मुझे जिन्होंने कमिटमेंट दिया था, मैं सबको उनके प्रोपोर्शन में उनसे पैसा मांगूंगा। मान लीजिए वो 9 लोग ही थे जिन्होंने 100 करोड़ रुपया कमिट किया था, और मुझे किसी स्टार्टअप में 9 करोड़ लगाना, तो मैं सबसे 1-1 करोड़ मंगाऊंगा, तो अभी मैं 9 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा। तो ये जो 48 करोड़ है, ये 900 करोड़ हो गया, और जो 20,000 करोड़ है वो 9 करोड़ है। मतलब पूरा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में सारे इन्वेस्टमेंट फंड के सारे स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। मतलब कलारी कैपिटल के 10-20 स्कीम्स होंगे, सिगोया कैपिटल के 25, ये सारे मिला करके जो उनको कमिटमेंट मिला है उनके इन्वेस्टर्स है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। That is 48,506 crores. And out of this, how much have they invested as of 30th September 2023? That stands at 20,553. मतलब कोई नया कमिटमेंट नहीं भी मिला तो वो अभी 28,000 करोड़ और इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स में, इतना का उनको कमिटमेंट मिला हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट का कोई लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि तुम इतना करो, इतना मत करो। गवर्नमेंट बोला जो भी करो मुझे बताते रहो, आई एम द रेगुलेटर। ये पब्लिक में ओके इंफॉर्मेशन वो देते हैं, दैट इज द होल पॉइंट। तो अगर ये कम है तो ये बताता है कि हम इंडिया में लोग निवेश करना कम चाहते हैं रिस्की इन्वेस्टर्स में। जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो ये पैसा का कमी नहीं बताता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है बहुत। लेकिन आप देखिए बिहार में, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक 4.5 लाख करोड़ रुपया साल का ले लेते हैं डिपॉजिट्स में। सारा उनका डिपॉजिट को अगर आप देखेंगे, इट इज ऑल्सो पब्लिक डेटा। पर पूरा इंडिया मिला करके अभी तक मात्र 48,000 करोड़ का कमिटमेंट हुआ है। तो ये बताता है कि लोग रिस्की में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब ये कैसे लोग हैं? ये लोग सारे हमारे समाज के जो सबसे बड़े लोग हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनको बोलते हैं, काफी पैसा उन्होंने कमाया है, वो चाहते हैं कि हमारा कुछ हिस्सा रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी जाए। हालांकि उनका उद्देश्य समाज सेवा नहीं होता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि काफी सारा रिटर्न आएगा, क्योंकि अगर बैंक में वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 8-9% का ब्याज आता है। यहाँ पे कुछ पैसा डूबता भी है, पर अगर कुछ अच्छा चला गया तो उनको काफी कमाई भी होता है। तो दे आर चेजिंग इनकम्स ओनली, बट बिकॉज इट इज वेरी रिस्की, दे ओनली लिमिटेड इन्वेस्टर्स हुआ देयर। तो ये उसकी वजह से कम है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। गवर्नमेंट हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी लिमिट ऑन कमिटमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट, नथिंग। दे ओनली आस्किंग फॉर रिपोर्टिंग। तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आते हैं सेबी के पास। अभी दिसंबर का भी रिपोर्ट आ गया था, आई मिस टू अपडेट दिस।
थोड़ा सा ही बढ़ा होगा। वो हर 3 महीने पे रिपोर्ट देते हैं, पर उनको रिपोर्ट कंपाइल करने में टाइम लगता है। सारे जितने भी वेंचर फंड्स हैं उनसे रिपोर्ट मंगाते हैं, उनको कंपाइल करके अपने साइट पे वो डालते हैं। सो दिस इज दैट फिगर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीवन? सर राइट, गो अहेड। सर लास्ट क्वेश्चन सर, हम लोग वेंचर कैपिटल से सर कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग हाँ, को स्टार्टअप बिहार के so in the following slides, precisely that discussion is going to be done. मैं वही बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। मैंने अभी इतना बता दिया है कि काफी कम है, 200 से 250 वेंचर फंड्स है इंडिया में, और सबने अपना वैसे वेबसाइट बनाया हुआ है। जितना हम परेशान हैं टू रीच टू देम, दे आर ऑल्सो इक्वली एंग्जियस टू रीच टू अस, रीच टू प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स। उनको भी तो पैसा लगाना है, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट ले रखा है। आप चैलेंज देखिए यहाँ पे, 48,000 करोड़ रुपया लोगों ने कमिट किया है। लोगों ने पैसा नहीं दिया है, और ये पैसा लेते भी नहीं है वेंचर फंड, क्योंकि मान लीजिए कि हम जितना कमिटमेंट है 900 करोड़ अपने पास मंगा लें, और हमको ये डिप्लॉय करने में 3 साल लगेगा, तो 3 साल में ब्याज का भी नुकसान हो गया उनको। मैं दूंगा कहाँ से पैसा? तो मैं तभी मंगाता हूँ जब मेरे पास एक स्टार्टअप आ जाता है, तब जाके मैं ड्रॉ डाउन नोटिस मंगाता हूँ, फिर पैसा आता है उनको दे देता हूँ। अपने पास पैसा नहीं रखते हैं ये लोग, ताकि इन्वेस्टर का रिटर्न प्रोफाइल खराब नहीं। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि हाउ डू यू अप्रोच अ वेंचर फंड। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका लाइफ साइकिल इन्वेस्टमेंट का है, अगर आप स्टार्टअप है तो जिस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और कितना पैसा की ज़रूरत पड़ती है, कितना लोग तैयार होते हैं इन्वेस्ट करने को, उसके बेसिस पे ब्रॉडली हम लोग इन्वेस्टमेंट के जो राउंड्स हैं उनको 4-5 भाग में बांटे हैं। तो जो पहला राउंड आपको मिलता है उसको हम लोग सीड या प्री सीड इन्वेस्टमेंट राउंड बोलते हैं, जब आपने तुरंत ही कोई आइडिया लिया है। इसके नाम में भी स्पष्ट है, सीड का मतलब बीज होता है। तो उसी से इस राउंड को नाम दिया गया सीड इन्वेस्टमेंट, कि आपने कोई आइडिया लाया है, वो बीज के रूप में आप उसको रोप रहे हैं। तो उस समय कौन से लोग आपको पानी दे रहे हैं, कौन सा लोग धूप दे रहा है, उनको हम लोग सीड इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं ब्रॉडली, राइट। कोई गवर्नमेंट डेफिनेशन नहीं है, इट इज ओनली द बोलचाल डेफिनेशन, बट इंडस्ट्री में ऐसे ही हम लोग बात करते हैं। तो ये जो आपका स्टेज होता है, ये आइडिएशन का स्टेज होता है। मतलब आपने जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी बनाया हो, कोई भी बिजनेस सेटअप किया हो, आपके दिमाग में बस आइडिया भी है, तो कुछ लोग होते हैं जो इसमें निवेश करने को तैयार होते हैं। हम लोग पहले भी अपने, मतलब ये स्टार्टअप सब के पहले भी, जब हमारे माइंड में कोई आइडिया होता था, हम लोगों से डिस्कस करते थे, फिर दोनों लोग मिल करके हम लोग काम चालू करते थे। तो वही चीज़ है ये, इसको हम लोग आइडिएशन बोलते हैं, मतलब आइडिया को सोचना, राइट। इसमें जो लोग आपको इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपका खुद का पैसा आप लगाते हैं। जिनके पास मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कुछ सेविंग कर रखा है, और वो कुछ सोच रहे हैं नया करने का, तो वो खुद का पैसा लगाते हैं, राइट। या फिर फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनसे पैसा ले सकते हैं हम। इस स्टेज पे टिपिकली जो लोग आप पे भरोसा करते हैं वही आते हैं। कोई एकदम अनजान आदमी, क्योंकि आपने अभी कुछ भी करके नहीं दिखाया है, एंड इवन विथ रिस्पेक्ट टू दिस आइडिया यूर ओनली सेइंग समथिंग, राइट। आपका कोई एक्शन नहीं है। तो इस जगह पे आपको आपके जान पहचान के ट्रस्ट के लोग ही पैसा लगाएंगे। दूसरा, इस स्टेज पे जो गवर्नमेंट के ग्रांट्स होते हैं, लोन, सब्सिडी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं। जैसे बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट है, आपको 10 लाख रुपए देता है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, उसमें 50 लाख रुपए तक आपको मिलता है। माफ कीजिएगा, बिहार स्टार्टअप में 10 लाख के बाद फिर 15 लाख भी वो देते हैं, अगर आपने कुछ कंडीशंस पूरा किए, तो 25 लाख मानिए। स्टार्टअप इंडिया का 50 लाख मानिए, एंड देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। हमने एग्जाम्पल के लिए एक दो नाम दिया है यहाँ पे। इसी तरीके से कुछ कॉर्पोरेट CSR यूनिवर्सिटी के भी फंड्स होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी है, वो चाहता है कि उसके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ लोग अपना स्टार्टअप करें, तो उन्होंने भी छोटा सा फंड बना रखा होता है। तो आप जैसे वाधवानी फाउंडेशन है, पिरामल फाउंडेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट के ग्रांट्स भी होते हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं। और सब में एक कमेटी होती है टिपिकली, जिसके सामने आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, और वो उनको अच्छा लगता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। ये तो दोस्तों में भी होता है, राइट। तो इनके में इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस होता है। तो ये है टिपिकली जो पैसा इस स्टेज पे लोग देते हैं आपको, वो 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का रहता है। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ने 65 लाख रख रखा है, तो इट इज़ पॉसिबल। सरकार का इसमें कोई रूल नहीं है, जैसे मैंने बताया, ये सीड इन्वेस्टमेंट, प्री सीड इन्वेस्टमेंट, क्या पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब इकोनॉमी में कैसे इकोनॉमिक एक्टर्स प्ले करते हैं उसके बेसिस पे बटा हुआ है। देयर इज नो गवर्नमेंट दैट इज प्रिस्क्राइबिंग दिस थिंग्स और सेटिंग एन अपर लिमिट और अ लोअर लिमिट और एनीथिंग। ये इकोनॉमी कैसे बना हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग, टिपिकली क्या होता है, जनरली क्या होता है, वो हम बता रहे हैं आपको। तो 1 लाख से 50 लाख के बीच का निवेश इस स्तर पे मिलता है। कोई 60 लाख दे सकता है, कोई 70 लाख भी आपको दे सकता है, बट आप 10 करोड़ बोले होगे, 5 करोड़ बोलोगे,
तो शुरू में लोग हेजिटेट करते हैं देने से। जो इन्वेस्टर्स इस टाइम पे आपसे जुड़ते हैं उनके दिमाग में क्या होता है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से अपना पिच डेक बनाना होता है, Excuse me, इसलिए sir. हमने Sorry to interrupt, sir. I think your slides are not moving. Maybe you should reshare that. इज दिस नॉट प्री सीड सीड राउंड इन्वेस्टमेंट? No, it's not that. ओके, जस्ट अ सेकंड। I think there is some issue with this here. Is it now pre-seed seed investment round slide? Yeah, that's the one. Okay. So the life cycle of this is ideation, as I've already explained. और इस टाइम पे जो इन्वेस्टर ग्रुप्स आते हैं वो इस 3 बकेट में मैंने उनको बांटा है। So you can call them सेल्फ फंडिंग, फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब भाईचारा और फैमिली के लोग रहे। दूसरा जो बकेट होता है वो गवर्नमेंट, जो सरकार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनका कोई ग्रांट या लोन या सब्सिडी का स्कीम होता है जिसके अंदर आप पैसा ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है। एंड द थर्ड बकेट विल बी कॉर्पोरेट CSR फंड / यूनिवर्सिटी रिसर्च फंड। तो कोई मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, उनके भी रिसर्च के लैब्स होते हैं, वो लोग भी स्टार्टअप में, जैसे ये अभी जो कॉलेज है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिपॉल, तो ये सारे लोग अपना अपना स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर डाल रहे हैं। तो ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप जब हमारे यहाँ से पढ़ के निकले तो अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो हम उसको मदद करेंगे उसको ग्राउंड करने में, उस आइडिया को एक मूर्त रूप लेने में। तो वो पैसा भी देते हैं आपको। बहुत जगह नहीं मिलता, बहुत जगह मिलता भी है। तो टिपिकली जो टिकट साइज होता है, मतलब कितना रुपया तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास केवल आइडिया है, और कितना रुपया लोग इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, तो वो हमने ऑब्जर्व किया है। इट इज बिटवीन 1 to 50 lakhs, दैट इज द आइडियल टिकट साइज एट दिस स्टेज। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है, मतलब वो क्या सोच करके इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर पिच डेक, और आप अपना जो अप्रोच है उसको फैशन कर सकते हैं जब आप फंडिंग के लिए निकलते हैं। तो वो जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें पहला तो पर्सपेक्टिव इस स्टेज पे होता है कि आप सपोर्ट करते हैं अपने रिलेटिव फैमिली मेंबर को। तो थोड़ा सा सामाजिकता का भी यहाँ पे उद्देश्य होता है, मतलब रिटर्न की केवल अपेक्षा नहीं होती है। जो लोग इस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं वो आपको सपोर्ट करके, मान लीजिए कि आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं, काफ़ी ब्राइट हैं, तो हमें लगता है आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमने भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कुछ रुपए आपको दे दिया। दूसरा, सरकार की भी चूंकि संस्थाएं इसमें लगती हैं, तो उनका उद्देश्य होता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम बढ़ाएं, एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को मालिक बनने की तरफ प्रेरित करें। मैं आपको शुरू में डिस्कस किया था कि एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है सरकार का कि आप केवल जॉब नहीं करें बल्कि आप मालिक बने। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर एक बहुत छोटी आबादी मालिक बनी रहती है और वो प्रॉफिट का पूरा हिस्सा लेती है, और बड़ी आबादी काम करती है, तो कल को कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है। ये चीज़ों के बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं इनके ऊपर। आप पढ़ेंगे कम्युनिज्म के बारे में, सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ, तो इन सब के बेसिस पे आपको यही दिखेगा कि जब तक आप समाज में जो प्रॉफिट है, जो अच्छी कमाई है, उसको सबके पास बांटने का सुविधा नहीं रखेंगे, उसको डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे, तो लोगों में ये रोष उत्पन्न हो सकता है। सबको ये दिख सकता है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर ओनली गेटिंग दिस मच रुपीज एज सैलरी, while this fellow is, is the owner and he is grabbing much the large chunk of the profit। तो वो कल को सोशल अनरेस्ट का एक रेसिपी तैयार हो सकता है। तो सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मालिक बने। तो ये भी एक उद्देश्य होता है सरकारों का इस स्टेज पे पैसा देने का। जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है इस समय काफी हाई होता है। अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो सरकार तो इन्वेस्ट करती ही समाज कल्याण से है, तो उसका उद्देश्य का नहीं बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए कोई दोस्त इस जगह पे आता है तो उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन काफी, क्योंकि वो तो पूरे रिस्क में पैसा लगा रहा है, राइट। आपने तो कुछ भी उसको दिखाया नहीं है, आपका टैलेंट उसको नहीं पता है पूरे पूरे से, कोई आपने एक्शन नहीं दिखाया, बट वो आपके आइडिया पे ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसका उम्मीद होता है कि काफी आगे बढ़ेगा कंपनी और हम भी साथ में आगे बढ़ेंगे। जो एग्जिट होराइजन उनके माइंड में होता है कि कितने दिन में वो चाहते हैं कि उनका पैसा मिल जाए और वो हट जाए, वो 2 से 5 साल का उनके दिमाग में रहता है। वो जीवन भर आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो शुरू किए हैं, वो चाहते हैं कि आगे बढ़े कंपनी, कोई दूसरा इन्वेस्टर आ जाए, वो मुझे पैसे दे करके बाहर कर दे और वो फिर कंपनी के साथ आगे बढ़ जाए।
जो एग्जिट होता है वो इसमें दूसरे राउंड में जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनके माध्यम से होता है। आप तो खुद दे नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पैसा होता तो आप दूसरों से पैसा क्यों लेते? तो आपने खुद का पैसा लगाया और अपने दोस्तों का भी पैसा लगाया। अब 2-3 साल बाद कोई बड़ा आदमी, कोई HNI, कोई वेंचर फंड, कोई एंजल इन्वेस्टर आपके में पैसा लगाएगा, तो आप, अगर वो चाहता है कि वो बाहर निकल जाए, तो आप उसको बोलोगे कि भाई तुम कंपनी में 20 लाख रुपए लगाओ और 10 लाख रुपया से इसको निकाल दो, तो 30 लाख रुपया टोटल तुम डालो। तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो ले लेता है, और कंपनी में जो डालता है उसके एडिशनल शेयर्स ले लेता है। तो इस तरीके से वो नया आदमी फिर आगे बढ़ता है। जो फंडिंग एक्सेस करने का क्या तरीका है, जो सवाल था द पर्सन हु आई जस्ट आंसर्ड, तो यहाँ पे एक्सेस फंडिंग करने के लिए बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया है तो मैं कहाँ जाऊँगा, कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपने वहाँ अप्लाई कर दिया और आपको पैसा मिलेगा। आपको अगर दोस्तों से और फैमिली से लेना है तो आपको उनको पर्सनली अप्रोच करना पड़ सकता है। कोई हो सकता है आपसे नाराज हो, कोई हो सकता है आपसे नफरत करता हो। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। आपका पर्सनल रिलेशनशिप और नेटवर्क कितना अच्छा है। जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरे कॉलेज में 6-7 अच्छे दोस्त हैं और मुझे पता है दे कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, और मैंने उनसे बात किया, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती रही, तो ये काम आता है आपको फंडिंग लेने में एट द सीड स्टेज, क्योंकि आप दोस्त जान पहचान में ही घूम रहे होते हैं, राइट। यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट जो CSR फंड्स होते हैं और ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, इन लोगों ने तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहाँ जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये माध्यम है। अगर आप फ्रेंड्स फैमिली का पैसा चाहते हैं तो फिर वो जिस तरीके से खुश होंगे उस तरीके से आपको बात करना पड़ेगा। वो फ़ोन पे बात करना चाहें, वो आपसे PPT मांगे, वो आपसे बात करें, वो जगह घूमें, सब कुछ आपको करना रहेगा। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने पोर्टल्स टिपिकली बना रखे होते हैं। 1-2 इंस्टीट्यूशन हो सकता है नहीं बनाया हो, और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस बना के रखते हैं ताकि आसानी से लोग आवेदन कर पाएँ, कहीं से भी बैठ के आवेदन कर पाएँ। इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा कि आप चाहे खुद दोस्तों से पैसा लें या सरकार से लें, आप एक अपना बिजनेस प्लान बनाइए कि कितने पैसों की आपको ज़रूरत है, वो पैसा कहाँ-कहाँ आप लगाएँगे, उससे क्या कमाएँगे, क्या खर्चा होगा, क्या प्रॉफ़िट होगा, जिसको हम लोग बिजनेस प्लान बोलते हैं। तो हमारे जैसे CAs आपको मदद करेंगे ये करने में। कोई अगर मैथ्स में अच्छा हो, कॉमन सेंस में अच्छा हो और थोड़ा-सा एक्सेल में अच्छा हो, तो ही कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ। देयर इज़ नो बिग नॉलेज हियर दैट इज़ रिक्वायर्ड। आपको आपका जो भी प्रेजेंटेशन हो उसमें आप अपॉर्चुनिटीज को और रिटर्न्स को हाईलाइट कीजिए कि ये इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जिस पे कोई काम नहीं कर रहा है या काफी कम लोग काम कर रहे हैं। सो देयर इज अ गैप दैट आई कैन केटर टू, दैट आई कैन सर्व। तो वो आपको दिखाना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में। और जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न है वो उस पर आप फोकस कीजिए कि ये आप डालोगे तो इतना पैसा हम आपको देंगे, क्योंकि उनके काम का तो रिटर्न है। दे आर नॉट गोइंग देयर फॉर सम ग्रैंड सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। तो तीसरा जो है कि आप इन्वेस्टर ग्रुप्स को नेगोशिएट कीजिए और उनको जो इन्वेस्टमेंट के टर्म्स हैं उस पर आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो कह सकता है कि मैं 30 लाख रुपए डालूंगा पर मुझे आधा शेयर चाहिए। कोई दोस्त ऐसा मिल सकता है आपको कि वो बोलेगा, वो आपके टैलेंट से ज़्यादा इम्प्रेस है या उसको लगता है कि आदमी ज़्यादा ग्रोथ देगा, तो वो कह सकता है कि मैं भी 30 लाख लगाऊंगा पर मुझे 20% ही चाहिए। तो ये बहुत हद तक आपके कौशल पर डिपेंड करता है। हाउ रियली एडेप्ट आर यू एट दिस डिस्कशंस, आप कितना समझते हैं इन चीज़ों को, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वो कितना आपको समझता है। इसमें भी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है कि कितना स्टेज पे, किस तरह के बिजनेस पे, कितना रुपया पे कितना शेयर होना चाहिए। इट इज़ प्योरली अ वन टू वन डील बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड एन इन्वेस्टी। जो डालता है, जिसके में पैसा डालता है, उनके बातचीत का है। तो आप कितने स्किलफुल हैं, कितने अच्छे से आप बात कर सकते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। और लास्ट में एक बार जब बातचीत हो जाती है तो आप लोग एक लीगल एंटिटी बनाते हैं, उसमें वो पैसा डालते हैं, आप अपना पैसा डालते हैं, और आपने उनको जो कमिट किया था उतनी होल्डिंग उनकी होती है और आपकी होल्डिंग उतनी होती है जितना बातचीत था, और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सीड राउंड में, मतलब जिस समय आपके दिमाग में आइडिया आया और आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, और इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। आप पहले कंपनी बना करके फिर बात कर सकते हैं, और उनके पैसे आने के बाद आपने शेयर्स को चेंज कर दिया। तो इसमें कोई, जैसा मैंने बताया, कोई सीक्वेंस ऐसा कोई सरकार ने फॉर्मलाइज नहीं किया हुआ है कि आपको ये करना है फिर ये करना है। यू कैन डू विच एवर वे। द ब्रॉड आइडिया इज कि आप बिना कुछ किए लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, आपने कोई खास काम नहीं किया हुआ है, कुछ आपके पास दिखाने को नहीं, एक्सेप्ट योर बैकग्राउंड, योर हिस्ट्री, योर कॉम्पिटेंस, योर डिग्री, योर क्रेडेंशियल्स। और इसके बेसिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो चूंकि वो इन्वेस्ट करते हैं इतने रिस्क में, तो वो कम पैसे में ज़्यादा शेयर खोजते हैं। जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ता जाता है, ज़्यादा पैसा कम शेयर लोग खोजते हैं। तो सबसे शुरू में सबसे ज़्यादा होता है और यही सीक्वेंस आगे कम होते जाता है।
तो अब हम लोग जो इसके बाद मतलब वंस यू हैव गॉन थ्रू द सीड राउंड, द बेसिक राउंड, द फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी गो टू द नेक्स्ट राउंड। तो दूसरे राउंड में जो स्टेज है वो है वैलिडेशन का, वो अर्ली ट्रैक्शन का। यहाँ पे एक चीज समझने का है कि हम पहला दूसरा में बात इसलिए नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आपने सीड राउंड में किसी से 20 लाख रुपए लिया और 20 लाख से भी आपका बिजनेस नहीं शुरू हुआ। आपने प्लान किया था कि हम कंप्यूटर खरीदेंगे, ये खरीदेंगे और धंधा शुरू हो जाएगा, लेकिन धंधा शुरू नहीं हो पाया क्योंकि आपको 20 लाख और चाहिए। तो जो आप दूसरा 20 लाख लेंगे, विल कॉल दैट ऑल्सो सीड राउंड, राइट? क्योंकि आपने कुछ तो किया ही नहीं अभी, तो अभी आप बीज ही डाल रहे हैं। मान लीजिए आप पौधा डाल रहे हैं, आपने पानी डाला पर उसको सनलाइट नहीं मिला, तो आप सनलाइट दोबारा डालेंगे तो भी तो आप पौधा ही डाल रहे हैं, राइट? तो इसलिए हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में बात नहीं करते हैं। इज देयर अ क्वेश्चन? यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। सर अगर यस। किसी से हम 20 लाख रुपए अगर फंडिंग सर ले रहे हैं तो हम उसको शेयर पेपर पे लिख कर देंगे, कैसे उसके पास प्रूफ रहेगा कि इस कंपनी का 5% या फिर 10% शेयर मेरे पास है? उसको शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मतलब कि एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, वो आपको उनको देना रहता है। कंपनी के जो शेयर्स का जो प्रूफ है कि ये मेरा मेरा इसमें शेयर है कि नहीं, वो शेयर सर्टिफिकेट है। जैसे आपके पास आप जब इन्वेस्ट करते हो मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको एफडी का सर्टिफिकेट देता है बैंक, इतना रुपये आपने इन्वेस्ट किया, इतना से इतना। वैसे ही वो शेयर सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा होता है, आप उनका नाम लिखा होता है जिनको शेयर मिल रहा है, और कितना शेयर मिला है वो लिखा रहता है, किस वैल्यू पे इन्वेस्ट किया उन्होंने वो लिखा रहता है। उस पर स्टाम्पिंग रहती है और कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर का साइन रहता है। ये डॉक्यूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, मतलब सरकार इसको रिकॉग्नाइज करती है। वो आपको इशू करके देना होता है, बट वो ऐसा नहीं है कि किसी ने पैसा दिया आप शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे तो शेयर अलॉट हो जाएगा। अलॉटमेंट का एक प्रोसेस भी है, तो आपको उस प्रोसेस में एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, ROC PAS3 फॉर्म बोलती है। हम लोग अलग अलग व्हीकल के लिए बात कर लेते हैं। पहले जैसे आपका अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म है और आपने शुरू किया और उसमें एक दूसरा जन आपकी मदर थी, 50-50 था। अभी आपने किसी से 20 लाख लिया और आप उसको 20% पार्टनरशिप में स्टेक देना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस होगा कि आपको एक सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। वो डीड में आपकी मदर भी रहेंगी, आप भी रहेंगे और वो नया जन भी रहेगा। और उसमें आप लोग लिखेंगे कि हमने इतने तारीख को पार्टनरशिप फॉर्म बनाया था, डीड रजिस्टर कर लिया था, अभी ये जन ने पैसा डाला है, तो अभी रिवाइज शेयर होल्डिंग हमारा जो पार्टनरशिप रेशियो होगा वो ये होगा। तो हो सकता है कि आपने डिसाइड किया कि केवल आप अपना रेशियो कम करेंगे, तो मदर का 50 हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा, उस नए जन का 20 होगा। और वो सप्लीमेंट्री डीड को दोबारा आपको जा करके सब रजिस्ट्री ऑफिस में, जहाँ पे आपने ओरिजिनल डीड को रजिस्टर कराया था, तीनों जन को जाना होगा इस बार, और आप तीनों विटनेस बनेंगे और वो साइन होगा। तो आगे से वो आदमी जब भी पार्टनरशिप डीड कोई आपसे मांगेगा तो आपको दोनों जोड़ करके देना होगा, द ओरिजिनल डीड coupled with the supplementary deed, that becomes a document. So that is in case of a partnership form. In case of LLP, दिस प्रोसेस विल अगेन बी देयर, क्योंकि उसमें भी डीड बनता है, तो आप दोबारा से एक सप्लीमेंट्री डीड बनाएंगे और सेम प्रोसेस में आप लिखेंगे कि अब ये रिवाइज हमारा पार्टनरशिप रेशियो ये हो जाएगा, पर इसको रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती, इसको केवल नोटरी कराना रहता है और ROC का एक फॉर्म भरना रहता है आपको, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का रेगुलेटर ROC नहीं होता है। इसके केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज LLP का रेगुलेटर होता है। तो आप सप्लीमेंट्री डीड बनाते हैं, उस पर तीनों साइन करते हैं, नोटरी कराते हैं, फिर दोनों डीड को चिपका करके ओरिजिनल डीड कपल विद सप्लीमेंट्री डीड आप ROC को भेजते हैं कि ये हमारा नया शेयर होल्डिंग है, एंड देयर इज अ फॉर्म यू हैव टू साइन एंड अ प्रोफेशनल हैज टू साइन, CA CS और CWA, देन ROC विल एक्सेप्ट दैट फॉर्म और वो अपने रिकॉर्ड में चेंज कर लेंगे। और प्रूफ क्या है, वो फिर आपको एक अप्रूवल लेटर देते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन किया था वो अप्रूव हो गया है। और उस जन को आप क्या देंगे जिसने इन्वेस्ट किया है, उसको आप सप्लीमेंट्री डीड देंगे ओरिजिनल डीड के साथ, और जो ROC का अप्रूवल लेटर है वो देंगे। सो दैट विल बी प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट ही इज नाउ होल्डिंग 20% स्टेक इन दी LLP। अब आते हैं कंपनी के केस में। कंपनी के केस में जब उन्होंने पैसा डाला आपके कंपनी में, दो तरीके से आप उनको स्टेक दे सकते हैं, या एक तो आप अपना स्टेक बेच सकते हैं, मतलब जो शेयर आपके पास है आप उनको बेच के ले सकते हैं, और दूसरा आप कह सकते हैं कि नहीं, हम तुम नए शेयर हम तुमको इशू करेंगे और रिवाइज शेयर होल्डिंग इतना तुम इन्वेस्ट करो कि अंत में जो इफेक्टिव शेयर होल्डिंग होगा वो 50-20-30 होगा, 20 उस नए जन का। तीनों केस में मैंने बताया आप और आपकी मदर का 50-50, और पैसा लेकर के आप 20% दे रहे हैं। तो इस केस में आप उनसे पैसा लेंगे,
अगर आप अपना शेयर दे रहे हैं तो आप लेंगे, मदर अपना शेयर दे रही है तो वो लेंगे, और अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करा के नया शेयर इशू कर रहे हैं तो आप कंपनी में पैसा लेंगे। इसके बाद से अगर आपने शेयर अपना अपना ट्रांसफर किया तो आप शेयर ट्रांसफर फॉर्म भरते हैं। वो एक तरह से सेल डीड है, जैसे आप जमीन खरीदते हैं तो उसका डीड बनता है। मैं बुला रहा हूँ, आई मीन तो इस तरीके से इस केस में आप आप एक SH4 बनते हैं, उसको शेयर ट्रांसफर फॉर्म बोलते हैं। तो जो शेयर बेच रहा होता है उसका डिटेल होता है, जो खरीद रहा होता है उसका डिटेल होता है, कितना पैसा ले वो डिटेल होता है। इट इज अगेन स्टैट्यूटरी फॉर्म, उसका कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसी फॉर्मेट पे भरना होता है। आप खुद से नहीं लिख के दे सकते कि मैंने इतना दिया उतना दिया। उस पर भी स्टाम्पिंग होती है, और वो साइन करके फिर आप एक MJT 14 फॉर्म होते हैं ROC का, उसको ROC को, क्योंकि कंपनीज के केस में और LLP के केस में आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ये कंपनी LLP में केवल आप नहीं है, एक सरकार भी है जो उसका रेगुलेटर है। उसको हर जानकारी चाहिए, कब कौन शेयर ले रहा है, कब कौन डायरेक्टर बन रहा है, कौन चेंज कर रहा है, कौन नहीं चेंज कर रहा है, ये जानकारी उसको हर स्टेप पे चाहिए। तो आप उसको बताएंगे, इसके बाद जब वो अप्रूव कर देगा तब आप उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जो उसके पास कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो अगर वो मांगेगा आपको क्या क्या देना है, तो एक तो उसने शेयर ट्रांसफर फॉर्म साइन किया होगा, तभी तो वो शेयर लेगा। दूसरा, आपने ROC को इंटीमेट किया होगा, वो पेपर आप उसको दीजिए, ROC का अप्रूवल होगा। और चौथा, आपको उसको शेयर सर्टिफिकेट आप देंगे। तो ये चारों पेपर, या आप केवल शेयर सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। बट दिक्कत क्या है कि पता चला कि आपको जानकारी नहीं है, आपने शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड कर लिया, भर के साइन करके दे दिया, तो उससे उसको प्रूफ नहीं मानेंगे। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है, क्योंकि वो शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म एक पेज का होता है, एनीबडी कैन डाउनलोड, उस पर लिख देगा कि इतना इतना तुम्हारा शेयर है, ठप्पा मार के आपने उसको दे दिया। बट दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, राइट? ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, दिस इज, मतलब शेयर ट्रांसफर इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ बटन दैट यू प्रेस। तो आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके उनको डॉक्यूमेंट देना रहेगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएंगे। और सर, सर क्या go ahead, please. सर लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि हमारा कोई स्टार्टअप है, कोई एंजल इन्वेस्टर के पास जाने से पहले हमको अपने स्टार्टअप को कहीं पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिससे हमारे स्टार्टअप का 100% शेयर मेरे पास रहे, और जो आप प्रोसेस बताए उस प्रोसेस के थ्रू हम अपना शेयर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फंडिंग के थ्रू। नहीं 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 नहीं, ऐसा मतलब 100% शेयर तो किसी एक जन के पास होगा नहीं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि हम लोग या तो LLP की बात करेंगे, या पार्टनरशिप की बात करेंगे, या प्राइवेट लिमिटेड की, या लिमिटेड की। सो एक आदमी के पास पूरा शेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा शेयर आपके पास है तो उसमें वो उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जिसके आप खुद मालिक होते हैं। तो उसमें तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि आप उसको शेयर कैसे देंगे? प्रोप्राइटरशिप में शेयर्स होते नहीं है। तो आपको कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर लेना होता है जिसका ऑनरशिप फंजिबल हो, जिसको तोड़ा जा सके। आज 1% किसी को, कल 1% किसी को। प्रोप्राइटरशिप का ऑनरशिप फंजिबल नहीं होता है, जस्ट वन ऑनर, ही डाइज एंड द प्रोप्राइटरशिप डाइज। तो आपके सवाल को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, जब आप कंपनी बनाते हैं तो आप उसमें बताते हैं कि कौन आदमी कितना शेयर लेगा। तो वो MOA में, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें वो लिख करके आता है कि दिस पर्सन होल्ड्स दिस मच शेयर, दिस पर्सन होल्ड्स दिस मच शेयर। अब मान लीजिए आप 2 साल के बाद किसी को अप्रोच कर रहे हैं, और इस बीच में काफ़ी सारा शेयर का चेंज किया आपने, किसी को बेच दिया, किसी ने ले लिया, किसी ने कुछ किया। तो आपको ये करना चाहिए कि आपको एक शेयर होल्डिंग आज का अपने लेटर हेड पे आप बना सकते हैं कि ये कंपनी का टोटल इतना शेयर है जो इन इन लोगों के पास है। और अगर थोड़ा और आप इसको ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं तो आप किसी CA या CS को बोलिए कि वो आपके कंपनी को चेक करके, क्योंकि जब भी आपने शेयर चेंज किया होगा, इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। आई जस्ट एक्सप्लेन, you have to do the thing and then you have to report to the ROC. So the conclusive proof of whether a share was changed or not is can be verified from the ROC records that you have submitted. अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर किसी को दे दिया या ले लिया, परंतु आपने वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, तो कानून की नज़र में वो शेयर गया नहीं है, वो अभी आप ही के पास है। जिन लोगों ने कंपनी शुरू में बनाई थी उन्हीं के पास है। अब आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर का आदान प्रदान किया, तो मैं इतना सारा बंडल कैसे दूंगा किसी नए बात को? वो बात बिल्कुल सही है, वो चाहते भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। एक तो मान लीजिए किसी भी दिन का आपका शेयर होल्डिंग क्या है, ये आपने जब कंपनी बनाई उसके बाद से जब जब फाइलिंग किया, उसको देखते हुए एक प्रोफेशनल अपने लेटर हेड पे साइन करके दे सकते हैं कि आपका जो इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है और जो ROC में रिकॉर्ड्स है, उसको देखते हुए आज के दिन ये लोग इतना इतना शेयर होल्ड करते हैं। सो दैट विल बी अ वेरी सॉलिड डॉक्यूमेंट टू सबमिट टू एन एक्सटर्नल पर्सन। और अगर आप खुद समझदार हैं, आपको पता है पूरा प्रोसेस, तो आप अपने लेटर हेड पे भी बना के दे सकते हैं कि ये शेयर होल्डिंग है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना आसानी से दूसरे को समझा पाते हैं। हो सकता है दूसरा आदमी को डाउट लगे कि आपने इतना शेयर कब ट्रांसफर किया, तो आप उनको ट्रांसफर के भी पेपर दे दीजिए।
तो कभी भी जब आपके में इन्वेस्टमेंट होता है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्यू डिलिजेंस, कि वो देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक क्या कर रखा है। और ड्यू डिलिजेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि शेयर होल्डिंग स्टैब्लिश करना, किसके पास कितना शेयर है। क्योंकि बड़े सारे क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स आते हैं। मान लीजिए आप 2 जन ने कंपनी बनाया, 50-50 रखा, बीच में 6 महीने बाद बातचीत हुआ, आपने बोला ठीक है भाई तुम्हें 20% ज़्यादा दे देंगे, और आप सबको बोल भी रहे हैं कि इसका 70 हो गया, मेरा 30 है, वो भी सबको यही बोल रहा है, पर आपने उसकी फाइलिंग नहीं की, आपने उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, तो अभी भी 50-50 है वो, फॉर द लीगल पर्पज, राइट। तो अब मान लीजिए आप किसी इन्वेस्टर के पास चले गए, आपने बोल दिया मेरा 70 है, इसका 30 है, तो वो इन्वेस्टर जब ड्यू डिलिजेंस करेगा तो बोलेगा ऐसा तो है नहीं, आपका तो 50-50 दिख रहा है। तो फिर आपको समझदारी आएगी, आप बोलोगे ठीक है अब मैं चेंज कर लेता हूँ, तो उसके बाद चेंज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि सामने वाला आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है। आप उसको बोल सकते हैं, वो रिलाई करेगा, उसको लगेगा कि आपको कानून पता है, तो अगर आप बोल रहे हैं 70-30 तो आपने चेंज कर लिया होगा। और अगर आपको बातचीत से ऐसा उनको लगा कि इसको समझदारी नहीं है, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई तुम उसका ट्रांसफर का पेपर दो। और जो मैंने अनुभव किया है, ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में नहीं समझते हैं चीजों को, वो मोटा मोटी अपने बातचीत पे चलते हैं। सो जैसे हम लोग मुजबानी बिजनेस करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आगे महीने से तुम 70% प्रॉफिट लेना, मैं 30 लूंगा, तो वो डिफरेंट है। कंपनीज के केस में जो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज है, इसमें एक बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है कि कौन कितना का शेयर होल्डिंग रखता है। तो अगर आप चेंज किए हैं तो आपको वो प्रोसेस से चेंज करना पड़ेगा, यू कांट डू इट जस्ट बाय अ वर्बल कंसेंट। तो ये चीज को थोड़ा आपको समझना रहेगा कि आ, आपका शेयर होल्डिंग क्या है। तो अब आप बोल रहे हैं कि मेरे को एक पेपर अगर देना है, तो आप अपने लेटर हेड पे दे दीजिए कि एज ऑन say for today, as on 7th of June 2024, the shareholding in Messrs जो भी कंपनी का नाम होगा, having registered office at this is as follows। और आप एक टेबल बना दीजिए, 1 2 3 4, नाम डाल दीजिए राम कुमार, श्याम कुमार, मोहन कुमार, शेयर्स हेल्ड इतना इतना इतना, टोटल शेयर्स इतना, और हो गया। और आप मान लीजिए कि आपने शेयर चेंज कर दिया बातचीत में, परंतु आपने फाइलिंग नहीं किया है, तो आप जो अंत में शेयर होल्डिंग होगा वो लिख दीजिए, और स्टार डाल के लिख दीजिए कि दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम मिस्टर एम टू एन इज अंडर प्रोसेस एंड दिस विल बी कंप्लीटेड इन अ वीक। तो आप हर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब केस क्या है आप बताइएगा, तो देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू मोर। बट आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि जो फाइलिंग आरओसी के पास है, दैट भी इज द कंक्लूसिव प्रूफ। आपका आपस का बातचीत से कोई मतलब नहीं, आपने पैसा भी ले रखा और उससे भी मायने नहीं है, क्योंकि आपने पैसा ले रखा पर आपने फाइलिंग नहीं की, तो शेयर चेंज नहीं हुआ लीगल पर्पज से। अब लीगल का भी मायने नहीं होता। अगर मान लीजिए आप और दोनों, आपका जो दूसरा पार्टनर है, दोनों ही मान रहे हैं कि हाँ 70-30 हो गया था, तो ठीक है, फिर लेट फाइलिंग होगा, उसका थोड़ा सा फाइन होगा। सो इट्स नॉट अ बिग डील। द बिग डील इज ओनली व्हेन वन ऑफ द टू इज अ पर्सन ऑफ अ डीवियस माइंड, वो ईमानदार नहीं है, तो वो कह सकता है नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था आपको, राइट। सो देयरफॉर इट इज एडवाइस कि जब भी आप शेयर चेंज की बात करें, तो आप यू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, यू सबमिट इट टू द आरओसी, गेट इट अप्रूव, और उसको शेयर इशू करके फाइनली आप पेपर का बंच बना लीजिए, शेयर ट्रांसफर फॉर्म का, आपने आरओसी को जो सबमिट किया, अप्रूवल लेटर, शेयर सर्टिफिकेट, ये चारों बंच को रखिए और इसी को प्रेजेंट कीजिए जब भी somebody ask you for whether or not you have the share। तो आप इतना चीज उनको दीजिए तो उनको समझ में आएगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इज देयर अ क्वेश्चन विद एनीबॉडी एल्स आल्सो? कोई और सवाल है तो आप बताइए। Sir, I have received a couple of questions from students. I think they are facing some network issue. श्योर The सर। first question is, can I do all my legal documentation myself without the help of any CA? And Not really, this, because the whole idea is not really, and this is not only advice, this is prescribed in the law। The idea is कि आपको उसके लिए सिखा रहे हैं, तो आप इतना सारा चीज नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आप बहुत सारे मिस्टेक कीजिएगा। तो आइडिया ये नहीं है कि दूसरे को कमाने का एक अपॉर्चुनिटी देना है। इकोनॉमी कैसा फंक्शन करता है कि हर चीज़ों के लिए एक्सपर्ट्स बनाए गए हैं, और आप अगर उन इंडस्ट्री में डील करते हैं तो यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट। जैसे कि मान लीजिए आप मोटरसाइकिल का बिजनेस करते हैं, तो आपने मोटरसाइकिल का जो प्रोटोटाइप बनाएंगे, तो उसको कैट किट की संस्था है, उससे साइन कराना पड़ता है, तो वो स्ट्रेंथ वाइज हो सकता है आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, बट अगर इस तरीके से लोग क्लेम करेंगे कि मेरे को सारा नॉलेज है, तो सरकार किसी दिन फंस जाएगा बुरे तरीके से। वो कोई ऐसा मोटरसाइकिल लेके आएंगे जो चलते चलते उड़ जाएगा। तो उन्होंने इसलिए इस तरह का मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो हमें यही पढ़ाते हैं CA CS CWA को, कि आपको ये सारा नॉलेज रहे। और अब बल्कि अगर आप खुद भी सीए हैं और आपका खुद का बिजनेस है, तब भी आप खुद नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देन यू आर एन इंटरेस्टेड पार्टी। आपको एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना। जैसे मैं खुद की कंपनी चलाता हूँ, इन्वेस्टेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और मैं सारे पेपर्स को मुझे साइन कराने पड़ते एक दूसरे सीए से।
तो इसमें दो चीज का यहाँ पे काम है। एक तो इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। जैसे मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, तो वहाँ पे सीए क्या कर रहा है, वो आपके सारे पेपर्स को अटेस्ट कर रहा है, दे आर एक्चुअल, दे आर रियल, राइट। अगर आप खुद पे रहेगा तो कौन आदमी खुद का कोई पेपर खराब होगा तो कभी बताएगा, राइट। वो सारे पेपर्स को बोलेगा सही है। सो दैट इज वन इशू, इंडिपेंडेंस रखना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना। दूसरा मैंने बताया कि उनको एक्सपर्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उनको सारा कुछ पता है, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एन एक्सपर्ट, लाइक आप मान लीजिए वीडियोग्राफी के एक्सपर्ट हैं, तो आप काहे को अकाउंट फाइनेंस समझिएगा, उसके एक लोग हैं, आप उनका मदद लीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। तो ये तो हर जगह होता है। वी ऑल्सो रिलाई ऑन अदर पीपल फॉर लॉट ऑफ सर्विसेज, a lot of people rely on all services, so this is how economy is। आप इसमें ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है। What are the other questions, अनुपम जी? Yeah, 1 second, sir. The second question is, suppose I receive some funding, but things do not go as planned, and I lose all my money and eventually have to shut down my startup. Will I, as a founder, be liable to anything? So that depends on how much liability have you undertaken yourself, because there is no liability otherwise। आपने अगर इक्विटी में पैसा लिया है तो कानून में कोई लाइबिलिटी नहीं है। पर मान लीजिए जो आजकल क्या होता है कि जब भी आप पैसा डालते हैं तो लोग शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट भी एक आपसे साइन करा लेते हैं। सो कंपनीज में अगर मैं डायरेक्टली शेयर डालूं विदाउट एनी अग्रीमेंट, तो जो कंपनी में पैसा रहेगा मैं उतने का ही हकदार हूँ। मान लीजिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, 1 करोड़ रुपए कम पैसा मैंने आपकी कंपनी में डाला और मैंने कोई स्पेशल अग्रीमेंट आपसे साइन नहीं किया, तो जो कंपनी का भविष्य होगा वही मेरा भी भविष्य होगा। कंपनी में मान लीजिए 1 करोड़ डूब जाता है तो मेरे पास कोई राइट नहीं है आपसे वापस लेने का या कंपनी से, क्योंकि मैं खुद भी तो शेयर होल्डर हूँ। और मान लीजिए मैंने 1 करोड़ डाला और मैंने साथ में आपसे एक अग्रीमेंट किया था, इंडिविजुअल अग्रीमेंट, कि कंपनी में जो पैसा डूबेगा वो तो मुझे मिलेगा नहीं, पर अगर ये डूब जाता तो मैं तुमसे तुम्हारा घर ले लूंगा, तो दैट विल होल्ड ट्रू। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन साइनिंग द शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। आजकल जो स्टार्टअप्स में जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, कोई भी जेनरिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, वो इन्वेस्ट करता है साथ में एक आपसे शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट साइन करा लेता है। उसमें बहुत सारे पावर्स आपसे वो लेता है, बहुत सारे लाइबिलिटीज भी आप पे डालने की कोशिश करता है। दैट इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन, क्योंकि कोई भी आप जो अग्रीमेंट कर रहे हैं ना अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू विल बी हेल्ड लायबल टू ऑनर योर पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। जैसे मान लीजिए कि मैं 1 करोड़ डाल रहा हूँ तो ये मेरा अपना कंसिडरेशन होगा, और आपने बोला था कि ये अगर डूबेगा तो तुमको कंपनी से तो कुछ नहीं मिल पाएगा, कानून के अंदर मिल नहीं सकता, परंतु मैं अपना घर तुमको दे दूंगा, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। सो द आंसर टू दैट इज रियली सब्जेक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच लाइबिलिटी हैव यू योरसेल्फ एडमिटेड टू रीपे शुड एन अनफोर्सिन सिचुएशन एवर अराइज। वो आपने खुद कितना कंसेंट दे दिया है। टिपिकली जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट करते हैं उनमें, जैसे मान लीजिए कि मैंने शेयर डाला तो मुझे तो राइट नहीं है कि मैं डायरेक्टर अपॉइंट हूँ, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं, मेरे को तो मात्र आपने 10% दिया है, तो अगर मैं मीटिंग बुलाता हूँ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए तो मैं तो अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को वो लोग शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में डाल देते हैं कि हालांकि मैंने मात्र 1 करोड़ डाला है जिससे आप मुझे मात्र 10% दे रहे हैं, फिर भी आप मुझे बोर्ड में बैठने का अधिकार देंगे, और आपको देना पड़ता है क्योंकि आपने साइड से एक और अग्रीमेंट किया हुआ है। सो द कंपनी लॉ इज न्यूट्रल, इट सेज हुएवर होल्ड्स 51% इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ही कैन डू व्हाटएवर ही लाइक्स। लेकिन आपने अलग से एक और अग्रीमेंट किया तो आपको दोनों का पालन करना पड़ेगा। कानून में एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि कानून में क्या होता है कि if there are two binding understanding then you have to comply with both। जैसे मान लीजिए अगर कोई कानून बोलता है कि आपको रोड पे बाएं तरीके से चलना है, बाएं साइड से चलना है, and the other law says when you are walking your hands must be up, यू कांट से कि मैं हाथ ऊंचा कर रहा हूं तो मैं बाएं से नहीं चलूंगा। आपको दोनों का पालन करना है, आपको बाएं से भी चलना है, हाथ भी ऊंचा करना है। इसका ये मतलब हुआ कि जितना भी चीज आप अग्री करते जा रहे हैं, आपने उसको बोल दिया बोर्ड में रखूंगा, आपने उसको बोल, तो आपको सबका पालन करना पड़ेगा। यू कांट से कि कंपनी लॉ में तो ये नहीं है, पर आपने अग्रीमेंट तो कर रखा है, आपको दोनों का पालन करना है। कंपनी लॉ के हिसाब से उसको क्या राइट है वो देना पड़ेगा, और अग्रीमेंट की वजह से आपने कुछ और एडिशनल लाइबिलिटी ली, आपको वो भी देना पड़ेगा। तो आपको शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट थोड़ा केयरफुली साइन करना चाहिए। दैट विल बी द कंक्लूडिंग थिंग आई विल से ऑन दिस। और क्या क्वेश्चन है? I think, sir, that is all. ओके फाइन, सो विल मूव टू द एंजल इन्वेस्टमेंट राउंड। तो जैसे आपने सीड में पैसा लिया एंड एट दैट स्टेज देयर वाज नथिंग मटेरियल टू शोकेस, एट दिस स्टेज देयर मस्ट बी समथिंग टू शोकेस। एंजल में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी अभी आइडिया लिया हूँ, तो उसको हम लोग एंजल बोलेंगे नहीं। अभी ऐसा भी नहीं है कि कोई लॉ है जो मना कर रहा है इसको सीड बोलने से, एंजल बोलने से। मैंने बताया इसमें कोई कानून नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, सब हम लोग करते 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 बातचीत की भाषा से आया है, करेक्ट। तो उसमें इस राउंड में टिपिकली आपका जो भी आइडिया था थोड़ा सा वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी सोचा था उसका थोड़ा प्रूफ मिल गया हो, राइट।
तो अगर मैं मान लीजिए सोचता हूँ कि मैं एक साल में 1 करोड़ कमा लूंगा और मैंने 90 लाख कमाया, तो आई कैन से कि माई आइडिया हैज बीन वैलिडेटेड, राइट। और अगर मैं मान लीजिए 5 लाख ही कमाया, तो मैं को ये बोलना चाहिए कि मेरा जो भी मैंने सोचा था वो वैलिडेट नहीं हो पाया, पर मैं अगले साल और कोशिश करूंगा। तो वैलिडेशन का मतलब है कि जो भी आपका आइडिया था, जो भी आपने कहानी सुनाया था इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, फैमिली मेंबर्स को, वो मोटा मोटी पूरा हुआ है और अट्रैक्शन से बना हुआ है। मतलब काफी लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हो सकता है अभी भी पैसा नहीं आया हो, राइट। दीज आर टू डिफरेंट थिंग। मान लीजिए जैसे आप कोई ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी है, जैसे टेक्स्टबुक.com और एनी ऑफ दिस कंपनीज, और उन्होंने दो चीज रखते हैं सब लोग अपने साइट पे। एक तो फ्री रिसोर्सेज रहता है, यू जस्ट लॉग इन यूजिंग योर आईडी पासवर्ड एंड देन यू कैन एक्सेस अ नंबर ऑफ informative resources, and then there is a login area for paid subscribers, जहाँ पे वो और सारा चीज आपको देते हैं। तो मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और पूरे साल में एक भी पेड सब्सक्राइबर नहीं आया, पर 5 करोड़ लोगों ने लॉग इन कर लिया आपके यहाँ। 5 करोड़ लोग आपके रिसोर्सेज को लगातार पढ़ रहे हैं, आपने जो आर्टिकल्स डाल रखा है, आपने जो नोट्स डाल रखा है, जो बुक्स डाल रखा है। So it is an indication that at least people are showing interest in your material. Your material is considered to be valuable for people. वही अगले साल 5 करोड़ में से कोई 5-10 लाख आपका सब्सक्रिप्शन लेगा, आपकी गाड़ी चल निकलेगी। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोल रहा है एंजल में कि आप बहुत ज्यादा पैसा ही कमा लीजिए, बट जो भी आपने सोचा था दैट मस्ट नाउ बिगिन टू शो सम रिजल्ट। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ही लेके आ रहे हैं और अभी लोगों ने खरीदा कम है, आपका साल भर में 5-10 लाख का बिक्री हुआ, पर आपके बारे में बातचीत बहुत ज्यादा है कि देखो ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। पीपल आर शेयरिंग विद ईच अदर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। आसपास में लोग एक दूसरे को एडवाइस कर रहे हैं कि तुम ये प्रोडक्ट लो, दिस इज रियली गुड। सो ऑल ऑफ दिस गिव्स यू अ सेंस दैट इफ नॉट नाउ, certainly in days to come and months to come, this product could be a big success, एक बड़ा सक्सेस हो सकता है। तो अगर इस तरह का आपका सिचुएशन है, तो आपके लिए अप्रोप्रिएट है एंजल राउंड, करेक्ट। इसमें जो इन्वेस्टर ग्रुप्स आते हैं उनको हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स और एंजल नेटवर्क्स बोलते हैं। नेटवर्क का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि कोई एक जन उतना पैसा नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि जैसे मैं भी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ एटलीस्ट 2 एंजल नेटवर्क। तो अभी जब कहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो मैं अकेले तो नहीं करता हूँ। तो सारे लोग मिल करके 5-5 लाख, 6-6 लाख, इस तरह का टिपिकल इंडिविजुअल टिकट साइज होता है, तो हम सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए वो नेटवर्क का भी एक इसमें कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जैसे करेकेबा वेंचर्स है, बिहार बेस्ड है। सबसे पहले वो लोग बिहार में डाले अपना एंजल नेटवर्क। फिर मिथिला एंजल नेटवर्क है, मिस्टर अरविंद झा इसको लीड करते हैं। करेकेबा वेंचर्स को मिसेज अनुभा प्रसाद लीड करती हैं। और फिर जो इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट नेटवर्क है वो IN बोलते हैं, इंडिया एंजल नेटवर्क। इस स्टेज पे सेवी के जितने भी AIF हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उनको 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में कैट 1, कैट 2, कैट 3 बोलते हैं, विच इज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 के अंदर भी 4 सब कैटेगरीज होती हैं। एंजल फंड होते हैं, सोशल वेंचर फंड होते हैं। तो उसमें जो एंजल फंड्स होते हैं वो इस स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं। उनमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होता है। तो जो कैट 1 एंजल फंड है उसकी एक सब कैटेगरी, उसके लिए सरकार ने 25 लाख रुपए रखे हैं। मतलब मैं भी एक कैट 1 एंजल फंड का इन्वेस्टर हूँ, कॉग्निफाई का। तो वहाँ पे वो सरकार चाहती है कि छोटे छोटे लोग भी जुड़े और वो इन्वेस्ट करें, पर वो भी काफ़ी छोटे नहीं होते। कम से कम 25 लाख रुपया उनको कमिट करना होता है कि वो फंड के ड्यूरेशन में, 3 साल 5 साल का फंड का ड्यूरेशन होता है, उतने दिन में 25 लाख रुपया निवेश करेंगे। जो फंड जो स्टार्टअप को वो लोग इवेल्युएट करेंगे, तो हम लोग से पैसा लेके उसमें डालते हैं। तो इसमें जो इंडिया में बड़े बड़े नाम है वो कॉग्निफाई एंजल फंड है। क्योंकि ये बिहार के लोग हैं, इसमें काफ़ी सारा बिहार के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, इसलिए मैंने पहले नाम दिया हुआ है। साइज में काफ़ी छोटे हैं ये। लेट्स वेंचर काफ़ी बड़ा नाम है, इनकी भी जो फाउंडर है इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार। और आ वेंचर्स है, ये भी बहुत बड़ा नाम है आज के समय एंजल फंड में। इनके भी फाउंडर में से एक फाउंडर बिहार के। और इसके अलावा शार्क टैंक आप लोग, हम लोग सब देखते हैं, या कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, आप उसके पास भी जा सकते हैं कि सर मैंने ये बिजनेस सोचा था, इतना अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी पैसा है आपके पास या आप इस तरह के सेक्टर्स में बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मेरे में भी इन्वेस्ट कीजिए। तो ये ऑप्शन भी रहता है आपके पास। तो काफ़ी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, रतन टाटा, ये लोग भी इन्वेस्ट करते हैं इस स्टेज पे। जो टिपिकली टिकट साइज देखा गया है वो 50 लाख से 5 करोड़ के बीच होता है। कोई 6 करोड़ भी कर लेता है, कोई 7 करोड़ भी कर लेता है, वो सारा डिपेंड करता है
कि आपके में टैलेंट पोटेंशियल कितना है। बट अगर हम जितने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उन सबको देख करके एक बॉर्डर लाइन लेंगे तो वो 50 लाख से 5 करोड़ के बीच का रहेगा। इस जगह पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनके दिमाग में क्या होता है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न चाहिए, क्योंकि आगे के राउंड्स के लोग थोड़ा कम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। और जो एग्जिट होराइजन है वो 3 से 4 साल का यहाँ पे रहता है। मतलब उनके दिमाग में रहता है कि मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 3 से 4 साल में मुझे बाहर निकलना पड़ जाए। और ये आप अगर स्टार्टअप है तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, आपको कभी भी किसी के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ इन्वेस्ट किया है ये 20 साल 30 साल रहेगा। अगर आप इस फिलॉसफी से आप प्रपोज करते हैं तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट आपके में आएगा, कोई भी नहीं आएगा। बल्कि आपको हमेशा ये प्रेजेंट करना रहता है कि अभी मैं ये करूंगा, अगले साल ये करूंगा, उसके अगले साल ये करूंगा, इतने वैल्यूएशन पे अगले इन्वेस्टर से पैसा लूंगा, उसको मैं बोलूंगा कि तुमको भी पैसा देके वो बाहर कर दे। तो तुमको मान लो तुमने 3 लाख लगाया और 3 साल बाद तुमको 10 लाख रुपया मिल के तुम बाहर हो गए, तो तुमने 3 गुना कमाया। तो जो आप सुनते हो 3x 4x, तो वो उसी को कहते हैं कितना लगा के कितना आप पैसा निकाले। और इसमें भी जो एग्जिट होता है वो दूसरे राउंड के इन्वेस्टर्स करते हैं, और कोई तरीका नहीं है, प्रोमोटर्स दे नहीं सकते। तो जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं अगले राउंड में वो पैसा दे करके आपको बाहर करते हैं। इसमें फंडिंग को आप कैसे एक्सेस करेंगे, तो बहुत फॉर्मल प्रोसेस है। जितने भी वेंचर फंड्स है सबका वेबसाइट है विदाउट एक्सेप्शन। यहाँ पे मैं 2 मिनट और आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने पहले भी हिंट किया था कि जितनी बेचैनी से आप पैसा खोजते हैं उतनी ही बेचैनी से वेंचर फंड्स भी आपको खोज रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी डिप्लॉय करना है। उनका पैसा कहाँ से आता है आप समझिए। जब आप आपके में इन्वेस्ट करते हैं और जब आपका एग्जिट होता है तो वो जो 3 गुना 4 गुना पैसा कमाते हैं उसमें से सारे इन्वेस्टर्स को पैसा देते हैं, क्योंकि उनका पैसा लिया था, और फिर अपना भी मैनेजमेंट का पैसा लेते हैं। उसको मैनेजमेंट फी बोलते हैं, फंड मैनेजमेंट फी बोलते हैं। तो जब तक आपके में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट मच्योर नहीं होगा, एग्जिट नहीं लेंगे, तो वो भी नहीं कमाएंगे। तो वो भी दिन भर खोजते रहते हैं कि अच्छे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स कौन है, कौन अच्छा काम कर रहा है, किसको अच्छी समझ है, क्या अच्छा प्रोडक्ट। तो दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड एंड देयरफॉर इनवेरेबली, मतलब बिना एक्सेप्शन के सबका वेबसाइट है जिसपे उन्होंने आपको पिच डेक अपलोड करने का फैसिलिटी जरूर ही दिया होता है। मतलब वो कुछ और दे ना दें, उस वेबसाइट पे आपका पीपीटी अपलोड करने के लिए, आपका आइडिया के बारे में बताने के लिए 200% होता है। आप अपना नाम पता डालिए, पीपीटी अपलोड कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगर आपके आइडिया में दम होगा, जान होगा, तो आपको 200% कॉल आएगा। इसीलिए आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इफ़ यू आर an entrepreneur and wanting to avail funding from any of these funds. So the first thing that you must do is you prepare a very good plan, a solid plan, and you must anticipate what could be the questions of the other person. जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई भी एक एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए आप एजुकेशन सेक्टर में ही कुछ करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना लिखाना के सेंस में, तो वो तो बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कितने लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ने के लिए खोज रहे हैं, तो आपके पास वो डेटा होना चाहिए आपके पीपीटी में, राइट। और जो दूसरे एजुकेशन के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनसे आप अलग कैसे हैं। तो आप ज़्यादातर देखिएगा स्टार्टअप के पिच डेक में एक वो यूएसपी करके एक उनका फोल्डर स्लाइड जरूर होता है कि हम बाकी से अलग कैसे हैं। तो आप कंपेयर करके बताते हैं कि वो ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, पर हम साथ में फोरम भी बना रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में भी डिस्कशन कर सकेंगे, वो उनके में नहीं। तो आपका पीपीटी में वो चीज़ जरूर होना चाहिए। फिर आपके अपने बारे में जो 4-5 लोग आप जुड़ रहे हैं, तो ये आपको प्रीएम्प्ट करना होता है। आप सिंपली चाहेंगे कि मैं 2-3 चीज़ कुछ बना के दे दूं और आप बोलिए कि मुझे फ़ोन नहीं आया, तो आपको फ़ोन क्यों आएगा? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पूरे इंडिया में जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं पैसा लेके जो बैठे हैं वो वेंचर फंड के लोग हैं। बैंक्स में जो लोग होते हैं वो पीओ का एग्जाम दे करके जाते हैं, हल्दी घाटी पानीपत का लड़ाई करके, राइट। सो देयर इज अ वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ फाइनेंस। उनको सेक्टर का भी पता नहीं है और उनको वो ऑब्लिगेशन है भी नहीं। वो जो भी आप प्रपोजल सबमिट करते हैं उसको अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, अगर रेशियोज आर विद इन परमिसिबल रेंज वो पैसा आपको दे देते हैं। मुद्रा लोन में, स्टैंडअप में बोलते हैं घर जाओ। स्टार्टअप में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि 10% हो गया 20%। वो आपसे जानना चाहते हैं कि तुम समझते कितना हो इस दुनिया को। अगर तुम ऑनलाइन ई कॉमर्स का बात कर रहे हो तो क्या तुम्हें बाइजूस के बारे में पता है, क्या तुम्हें सलमान खान एकेडमी के बारे में पता है, कैसे वो लोग पैसा नहीं कमा पाए, वो लोग क्यों डूब गए, व्हाट डिफरेंट विल यू डू, है ना। तो वो इधर पूरा रिसर्च रहता है। जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं तब वो पैसा देते हैं। तो अगर आप डिफिकल्टी पे एक बार चार्ट बनाइएगा, तो स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए पैसा लेना, स्टार्टअप कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेना सबसे मुश्किल है, क्योंकि सबसे स्मार्ट लोग बैठे हैं। इनवेरिएबली आपको जो एनालिस्ट मिलेंगे वेंचर फंड में वो इंडिया के प्रतिष्ठित संस्थान से, बाहर के प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़े हुए लोग हैं, और वो सेक्टर की पूरी समझ रखते हैं, क्योंकि वो आपके जैसे कितने सारे स्टार्टअप्स को
कंटिन्यूसली मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स के वो बोर्ड पे होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कंपनीज लॉ में पावर नहीं है कि इफ यू होल्ड 2% शेयर और 3% शेयर्स यू कैन सिक्योर अ पोजीशन इन द बोर्ड, पर वो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के थ्रू बोर्ड में लेते हैं। तो बोर्ड में वो अपने एनालिस्ट को ही बैठा देते हैं कि देखते रहो कंपनी का क्या चल रहा है, तो उससे उसको समझ आती है। मान लीजिए कोई आदमी बाइजूस के बोर्ड पे बैठा हुआ है, वेदांतु के बोर्ड पे बैठा हुआ है, और आप उसके पास आ रहे हो कि मेरा ये नया स्टार्टअप है, तो वो उन दोनों की समझ लेके आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको समझ उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। खैर एनी विल गेट बैक टू दिस पॉइंट लेटर। तो ये आपको जो प्रोसेस है वो वेबसाइट है, और सोर्सिंग टीम्स भी होती हैं उनकी, वो दिन भर आपको फोन भी करते रहते हैं। अगर आपके पिच डेक में पोटेंशियल है तो यू डेफिनेटली गेट अ कॉल, और अगर बातचीत में आपने पोटेंशियल दिखाया है तो वो आपको डेफिनेटली बुलाएंगे। बात बुलाने पे आपने पोटेंशियल दिखाया है तो वो डेफिनेटली ड्यू डिलिजेंस करेंगे। वो सही रहा तो वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास ही पैसा पड़ा हुआ है आइडल, राइट। वो भी चाहते हैं कि हम कमाएं। और पर्सनल रिलेशनशिप नेटवर्क भी इस्तेमाल आता है। आप कोई जान पहचान का आपका कोई काफ़ी पैसे वाला आदमी, यू कैन अप्रोच हिम ऑल्सो। एंड इट कैन ऑल्सो हैपन कि मान लीजिए कोई वेंचर फंड है, आप आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, आपके साथ ही एक लड़का पास आउट किया था, वो चला गया वेंचर फंड में, आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो आपने उसको अप्रोच किया, उसने अपने पार्टनर से बात करके आपकी मीटिंग करा दी। तो ये सारा कुछ आपको मदद करता है इन नेविगेटिंग थ्रू द बैटल। बट अंत में तो आपके आइडिया में दम होना चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट होता है। और बहुत हद तक ये ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइंड है। जैसे आप शार्क टैंक को आप देख रहे हैं, तो आपको ऐसा देख के कुछ स्कैम नहीं लगेगा कि उन्होंने एक अच्छे आइडिया को इन्वेस्ट नहीं किया और खराब आइडिया में काफ़ी इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए। तो इक्वली आपको कोई भी एंजल फंड नहीं मिलेगा इंडिया में जो जाति धर्म और तमाम दूसरे कंसिडरेशंस पे दे आर ओनली इन्वेस्टिंग ऑन द मेरिट ऑफ द फाउंडर, ऑन द टैलेंट ऑफ द फाउंडर, ऑन द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस टू ग्रो, ऑन देयर एबिलिटी टू स्केल इट। ये जो मतलब ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, इन्हीं पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। देयरफॉर व्हाट विल बी द टिपिकल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट? आप एक पिच डेक बना करके उसमें पीछे का क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है और आगे आप क्या करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे ग्रोथ होगा, इसको आप दिखाते हैं। ये चीज़ को करने में हमारे जैसे प्रोफेशनल्स आपको मदद करते हैं। अगर आपको समझदारी है, जैसा मैंने पीछे भी किया था, यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। दूसरा है प्रोसेस में, अभी आपने डेक दे दिया तो वो आपको बुलाएंगे, इंटरव्यू होगा, बातचीत होगा, या आप अज्यूम कर सकते हैं। एक बार अगर बातचीत सब कुछ ठीक रहा तो वो एक टर्म शीट को फाइनल कर लेते हैं कि हम मोटा मोटी इतना लगाएंगे, मोटा मोटी इतना शेयर लेंगे। अभी उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, वो टर्म शीट इसलिए साइन करते हैं। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी बोलते हैं, कि अभी तुम अब इन्वेस्टमेंट खोजना बंद करो। क्योंकि आप केवल एक जगह तो डाले नहीं होंगे। अगर आपको पिच डेक मिला है और 10 वेबसाइट है तो आप 10 पे डालेंगे, और 10 से आपका नेगोशिएशन चल रहा है और मैं तैयार हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको रोक दूँ, आप कि आप दूसरे जगह इधर उधर ना देखें। तो उसके लिए वो एक टर्म शीट साइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक पैसा खर्चा नहीं हुआ है। अब इसके बाद उनको ड्यू डिलिजेंस कराना है, इसमें पैसा खर्चा होगा। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं ड्यू डिलिजेंस करा लूँ, सब कुछ ठीक निकला, और जब मैं इन्वेस्ट करूँ तो बोलेगा भैया हम आपका पैसा नहीं लेंगे, हमको वो पैसा कम शेयर के बदले दे रहे हैं या ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जो भी केस है, आपका चेहरा पसंद नहीं है, कुछ भी। तो इस वजह से वो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं कि अब आप भी देखना बंद करो, मैं भी किसी दूसरे को देखना बंद करूंगा, और हम लोग अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ से टिपिकली 90 दिन का टाइम लेते हैं फंड। 90 दिन में वो एक तो किसी हमारे जैसे फर्म को दे देते हैं आपका पूरा डॉक्यूमेंट जितना आपने उनको सबमिट किया होगा, और आपको भी बोल देते हैं कि ये इनको हमने अपॉइंट किया है ड्यू डिलिजेंस के लिए। ड्यू डिलिजेंस का शाब्दिक अर्थ केवल जांच है, राइट, और कुछ नहीं। तो ये जो भी पेपर मांगे आप इनको दीजिए, और इनको ये एक्सपेक्टेशन है ड्यू डिलिजेंस वाले से कि जो भी आपने डेक में प्रेजेंट किया है, जो भी आपने उनको अभी तक बोला है, वो सारा चीज़ सही हो। मान लीजिए आपने बोला कि मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है और आगे साल 5 करोड़ करूंगा, पर जांच में पता चला आपका पिछले साल मात्र 5 लाख का टर्नओवर था। तो ये दो चीज़ बताता है, एक तो कि आप झूठे हैं, और दूसरा आपका आगे भी 5 करोड़ का ग्रोथ नहीं होगा। तो वो ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट में लिख के आ जाएगा। वो इंडिपेंडेंट आदमी है, वो फंड का इम्पैनल्ड आदमी है, वो आपका आदमी नहीं है। अगर उसकी लॉयल्टी कहीं है तो फंड के लिए लॉयल्टी है। तो वो बता देगा कि सर इसका तो 5 लाख का ही टर्नओवर है, तो फिर वहीं पे मैटर खत्म हो जाएगा, फिर आपको बोलेगा सॉरी। और तो इस तरह से आपने जो भी उधर लिख रखा है अपने पिच डेक में, या जो भी आप बोल रहे हैं, उसमें से जो चीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सकता है सच या गलत, तो उस चीज़ को वो इस्टेब्लिश करने के लिए उनको ड्यू डिलिजेंस दे रहे हैं। उसमें दो मुख्य पार्ट है, एक तो फाइनेंस रिलेटेड और एक लीगल रिलेटेड। मान लीजिए पता चले कि आपके ऊपर
कोई लीगल केस है जिसमें 1 करोड़ रुपए आपको देना बन सकता है। अभी केस का रिजल्ट नहीं आया, बट दे कैन बी पोटेंशियलिटी दैट यू माइट हैव टू इनकर 1 करोड़ रुपए एक्सपेंस, मतलब तो कंपनी पे केस है। तो मान लीजिए अगर मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं तो डर जाऊंगा, अगर वो ऑर्डर एडवर्स आ गया तो ये पूरा पूरा 1 करोड़ तो आप का पेनल्टी पे करने में ही चला जाएगा। तो आप जो ग्रोथ बोल रहे थे कि 1 करोड़ से आप मशीन खरीदोगे, कंप्यूटर खरीदोगे, वो तो कुछ होगा ही नहीं। तो इस वजह से वो पूरे आपका जो कंपनी है और जो आपके प्रोमोटर्स हैं उनका लीगल प्रोफाइल, उनका सिविल स्कोर, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारे चीज को वो देख करके और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द फंड कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। फिर भी अगर हो सकता है कि मान लीजिए जैसे लीगल केस है वो संज्ञान में भी आ गया और आप ईमानदार थे, आपने खुद ही बता दिया था कि हमारे ऊपर लीगल केस भी है, पर सबके ओपिनियन में, जो लॉयर को उन्होंने रखा था उसके ओपिनियन में, द चांसेस दैट देयर कैन बी एन एडवर्स ऑर्डर इज रियली लो, इज नियर टू जीरो। तो सोचे चलो ठीक है। या फिर अगर उनको लगता है कि नहीं ये केस का ऑर्डर आ सकता है तो वो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 करोड़ ये मान के कि ये ऑर्डर के जो अवार्ड होगा उसके पेमेंट में चला जाएगा, एंड दे विल स्टिल एंड अप विद 1 करोड़ थ्रू विच दे कैन अचीव द ग्रोथ दे आर प्रॉमिसिंग। मतलब है कि ड्यू डिलिजेंस का कि सब चीज संज्ञान में आ जाए, मेरे आपके, आपका इतिहास, आपका भूगोल, ऐसा कुछ नहीं हो कि मैं कंफ्यूजन में इन्वेस्ट कर दूं। सो दैट इज हाउ दिस इन्वेस्टर, एंड वंस द ड्यू डिलिजेंस हैज बीन डन एंड द रिपोर्ट इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव, विल प्रोसीड फॉर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें शेयर ट्रांसफर के पेपर्स बनेंगे, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बनेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा राइट चाहेंगे कंपनीज एक्ट के हिसाब से। उनका परसेंटेज तो कम होगा पर वो फिर भी बहुत सारे राइट्स चाहेंगे। तो वो सब वो कैसे सिक्योर करेंगे? कंपनीज में केवल इन्वेस्टमेंट करने से तो मिलेगा नहीं, उसमें तो कंपनीज लॉ डिक्टेट करेगा कि किसको कितना शेयर है, कितना है। तो वो एडिशनल आपके साथ अग्रीमेंट करेंगे, उसको भी स्टाम्प करवा लेंगे, उसको भी रजिस्टर करवा लेंगे वो। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहेगा एंजल राउंड का। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद से जितने भी राउंड्स होते हैं उनको हम लोग सीरीज ए बी सी डी ई बोलते हैं। वी कैन कॉल देम सीरीज 1 2 3 4 ऑल्सो, बट ऐसा ही इकोनॉमी में सब लोग बोलना चालू किया और चलते चलते ये प्रैक्टिस बन गया। तो हम लोग सीरीज ए बी सी डी ये बोलते हैं। तो इन सबको के लिए हमने एक स्लाइड बनाया है। इसमें आप तब आते हैं जब आपको स्केल या ग्रोथ करना हो, मतलब आपका आइडिया आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, थोड़ा आपको रेवेन्यू भी मिल गया, फिर आपको आगे अब आपको स्केल करना है, बहुत सारे ब्रांचेस खोलने हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट लाने हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बहुत सारे एम्प्लॉय लेने हैं। तो इन स्टेज पे आप इनके पास आते हैं। तो इनमें जो लोग आते हैं उसमें एक तो सेबी कैट वन, वहाँ पे एंजल फंड था। कैट वन के अंदर जैसे मैंने बताया 4 कैटेगरी है, एक वेंचर फंड भी कैटेगरी है। तो वेंचर फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं आपके में, 2-4 मैंने नाम दिया है यहाँ पे। और सेबी का कैट टू वेंचर डेट फंड भी आपके में इन्वेस्ट करते हैं। जो तीसरी कैटेगरी होती है वो हेज फंड की होती है, तो वो लोग फॉरेक्स करेंसी वगैरह में डील करते हैं, वो इसमें नहीं डील करते हैं। तो कैट टू वेंचर डेट फंड भी कुछ आ गया, मतलब वो आपके में पैसा डाल रहे हैं स्टार्टअप में, लेकिन वो डेट के फॉर्म में डाल रहे हैं, वो इक्विटी के फॉर्म में नहीं डाल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको भी प्रेफर करते हैं। तो उसमें ट्राइफेक्टा कैपिटल, ऑल्टेरिया कैपिटल, इनोवेन कैपिटल, ये बड़े नाम हैं और 3 ही 4 है इंडिया में, मतलब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डेट तो ज़्यादा लोग लेंगे नहीं, राइट? उनको तो इतना रिस्क है तो वो डेट क्यों लेंगे। और इसके बाद से प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी होते हैं इस स्टेज पे, जैसे कोटक प्राइवेट इक्विटी, एक केकेआर है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है, ब्लैक स्टोन है, क्रिस कैपिटल है, ये लोग इसमें। और इसका टिकट साइज 5 करोड़ से ऊपर होता है, वो कितना भी हो सकता है, 200 करोड़, 400 करोड़, 900 करोड़, वो सब में मोटा मोटी जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। पर्सपेक्टिव क्या है इन्वेस्टर्स का? हाई रेट ऑफ रिटर्न्स चाहिए होता है, उनसे थोड़ा कम इनको चाहिए होता है एंजल फंड और सीड फंड वालों से, क्योंकि ये बिजनेस एडवांस हो गया तब आए हैं। और इन और दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि कोई इनका अगर बिजनेस है ऑलरेडी तो उससे जुड़ा हुआ, जैसे आपने देखा होगा अभी कोई बड़ा बिजनेस है जो डेयरी में डील करता है और कोई मिल्क का काफ़ी बड़ा स्टार्टअप है, तो हो सकता है कि उसमें इन्वेस्ट कर दे ताकि उनका आपस में भी कुछ बिजनेस हो जाए, B2B, राइट? तो वो भी एक पर्सपेक्टिव होता है बड़े लेवल पे। जब आप मच्योर कर जाते हैं तो पीपल इन्वेस्ट इनटू यू, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस आल्सो इन्वेस्ट इनटू यू टू अवेल दैट सिनर्जी। जैसे मान लीजिए आप फार्मेसी की बहुत बड़ी कंपनी है, आप अपोलो है, तो आप चाहेंगे कि हम अब ऑनलाइन फार्मेसी में नहीं आके कोई ऑनलाइन फार्मेसी में जो बड़ा नाम है, टाटा 1mg या कोई भी, तो आप उसमें पैसा लगा करके उसका ब्रांड चेंज कर देंगे। जैसे 1mg को टाटा ने खरीद के टाटा 1mg कर दिया, राइट? तो सपोज आप farmeasy.com है, आपने फार्मेसी का बड़ा नाम बना लिया, और मैं सिप्ला हूँ, मैं बहुत सारे दवाई बनाता हूँ, तो मैं एक नया वेबसाइट बनाऊँ, प्रमोट करो, इससे अच्छा मैं क्यों ना इन्वेस्ट कर दूँ फार्म ईजी में, उसका कंट्रोलिंग स्टेक ले लूँ, मतलब 51% से ज़्यादा शेयर ले लूँ, और फिर फार्म ईजी का नाम सिप्ला फार्म ईजी कर दूँ, राइट?
So this is also one of the objective why people invest at this stage, existing businesses, right? जो exit horizon होता है वो 5 से 10 साल का होता है, और जो पैसा होता है वो या तो नया राउंड ऑफ इन्वेस्टर आ जाए या आप आईपीओ करा लीजिए, जो आप लिस्टिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, स्टॉक एक्सचेंज पे आपने अपने आप को लिस्ट करा लिया। क्योंकि अभी तक जो आपका बिजनेस था, इसके पहले जब आप प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप शेयर्स को आपस के बातचीत से देते हैं, कोई पब्लिक ऐसा नहीं दिल्ली से कोई उठ के आ गया बोला मेरे को शेयर दो। तो लिस्ट कराने से क्या होता है कि आपने शेयर्स को मार्केट में डाल दिया, जैसे सब्जी का मार्केट होता है वैसे शेयर का मार्केट है, उधर आपने अपने शेयर्स को भी डाल दिया, पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग, और वो अपना खरीद बिक्री करते जा रहे हैं। तो आप ये लिस्टिंग भी करा सकते हैं। इसमें फंडिंग एक्सेस करने का क्या बहुत फॉर्मल प्रोसेस है। ज़्यादातर फंड के अपने वेबसाइट है, उनकी सोर्सिंग टीम है, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत स्ट्रीमलाइन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये इस लेवल पे जो डील कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी मच्योर्ड है माइंड से, उनको भी जाति धर्म लंबाई ऊंचाई जोडियक साइन कोई मतलब नहीं, उनको पैसा डालना है, पैसा चाहिए उनको। जो लोग यहाँ पे आपके में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो टीम है वेंचर फंड की, एनालिस्ट हो गया, पार्टनर हो गया, दे आर ऑल्सो वेरी हाईली एजुकेटेड एंड मच्योर। तो उधर भी ये सब नहीं चलता है कि आप बिहार का है, लंबा है, काला है, गोरा है, नन ऑफ दैट मैटर्स। आई एम इन्वेस्टिंग इनटू यू, हाउ मच पोटेंशियल इज देयर फॉर यू टू रिटर्न बैक, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं। प्रोसेस मोटा मोटी जो मैंने लास्ट टाइम बताया वही है। आप पिच डेक बनाइए और पास्ट के परफॉर्मेंस को दिखाइए, फ्यूचर में आप क्या करेंगे उसको। अब इसमें हो सकता है आपको 10 स्लाइड बनाना पड़े, हो सकता है 6 स्लाइड बनाना पड़े, तो वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस में। और काफ़ी सारे आपको लोगों के सामने पिच करना पड़ता है, इंटरव्यू होता है आपका पार्टनर के साथ, फिर आप टर्म शीट नेगोशिएट करते हो ताकि आप उनको बाइंड कर लो, फिर आप ड्यू डिलिजेंस कराते हो। और ड्यू डिलिजेंस का खर्चा टिपिकली जो फंड वाले होते हैं वो देते हैं, पर वो आपका जो इन्वेस्टमेंट आता है ना उससे वो काट लेते हैं, तो उनके मैनेजमेंट फी में से वो जाता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, दे विल मेक इन्वेस्टमेंट इनटू यू एंड द लीगल डॉक्यूमेंटेशन विल फॉलो। अब हम लोग इसी चीज़ को, जो सारा चीज़ अभी हमने आपको बताया, उसको अगर आप इस चीज़ पर डालेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि आप आइडिएशन में सेल्फ फैमिली रिलेटिव से लिए, गवर्नमेंट ग्रांट लिए, यूनिवर्सिटी का पैसा लिए, वैलिडेशन स्टेज पे आपको फैमिली के लोग भी दे सकते हैं, पैसा है तो गवर्नमेंट के भी ये रहते हैं, एंजल ग्रुप्स हो गया, इसी तरह स्केलिंग में, हाई ग्रोथ में। तो ये मैंने आपको पिक्टोरियली प्रेजेंट किया है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं कौन से लोग हैं जिनसे आपको पैसा मिल सकता है। अब ऐसा कोई हो सकता है, कोई आदमी बहुत दिलदार हुआ, आप पे पैसा लगा दिया, तो वो सब अनहोनी है, राइट। जो नॉर्मल कोर्स में जो इंस्टीट्यूशंस है विच विल सपोर्ट यू, हमने उनको लिस्ट डाउन किया। इसके बाद से जो प्रोसेस है, अभी तो हमने आपको बताया था, उस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में विल एक्सप्लोर। तो पिचिंग में आप एक अपना पिच डेक बनाते हैं। पिच डेक इज नथिंग बट डेक विच इज, एक होता है ना कि हमने अपने बारे में बताया है, विच इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सो पिच डेक ऐसा होना चाहिए जो अपने बारे में बता रहा है विद द ऑब्जेक्टिव टू अट्रैक्ट यू टू इन्वेस्ट इनटू अस, तो इसलिए उसको पिच डेक बोल रहे हैं। मतलब उसका केवल उद्देश्य ये नहीं है मेरे बारे में बताने का। मान लीजिए आपका कोई ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, सो इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि मैं इतना कमाया, इतना किया। यू प्रेजेंट इट इन अ वे कि पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन यू टू टॉक फर्दर, एक्सप्लोर फर्दर, कैसे वो इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, इसके बातचीत के लिए। तो वो तो उसका ना एक एक क्वेश्चन होता है कि कितना ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाते हैं। आपका डे कैसा होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट जस्ट स्टेटिंग अबाउट यू, पर आप अपने बारे में बताइए, इंडस्ट्री के बारे में बताइए, आप कितना ग्रोथ करने वाले, आप उसके बारे में बता रहे हैं। आप अपने बारे में भी लिख रहे हैं तो आप ऐसे मत लिखिए कि मैं सीए हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आपको ऐसा दिखाना है कि क्यों आप सूटेबल हैं टू रन दिस बिजनेस। तो आपको अपने बारे में लिखना होगा कि मैं जब 10th का था तभी मैंने ऑनलाइन का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया था, हालांकि वो चला नहीं, बट मेरे को वहाँ से एक समझ आई। मैं बाइजू में 3 महीने का इंटर्नशिप किया हूँ। सो आपको वो चीज़ें यहाँ पे दिखानी चाहिए। मतलब इट्स जस्ट अ थिंग, राइट। आप अपने बारे में बता रहे हैं, सो देयर आर 10 ways टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। So you have to choose the one which is most relevant to this idea that you are presenting। और वो उनको लगेगा अरे यार इसको तो ऑनलाइन इकोसिस्टम का अच्छा पता है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म का, तो इससे बात करते हैं। पर अगर आप ऐसा दिखाओगे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है और मैं एक जगह 10 साल सिविल इंजीनियर रहा हूँ और मैं अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बात कर रहा हूँ, तो टू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो दे विल नॉट रिजेक्ट यू आउटराइटली, दे माइट स्टिल कॉल यू, बट उनको आपका उस इन्फॉर्मेशन से कुछ इंडिकेशन नहीं मिला कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कितना जानते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पिच डेक में एंड अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन में। एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग मस्ट इवेंचुअली बी एम्ड एट सिक्योरिंग देयर इंटरेस्ट एटलीस्ट। पैसा तो कोई ऐसे शुरू में नहीं देगा, कम से कम वो आपको बुलाएं, आपसे बात कर रहे हैं, इतना आपको हर चीज में डालना होगा। इवन इफ यू आर लाइक
सपोज एग्जांपल आप उनको अपना एड्रेस ही बताते हो, तो अब आप एड्रेस उनको बताओगे कि आपका बेंगलुरु में ऑफिस है विच इज़ क्लोज टू बाइजू हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर ऑफ वेदांतो, तो उनको लगेगा वो इस इकोसिस्टम में है। आप एड्रेस अपना बताओगे कि मेरा इस गांव में है, तो उनको लगे कहाँ अलग काम कर रहा है, इसको मैन पावर कहाँ से मिलेगा, राइट। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पिच डेक में और नॉर्मल प्रेजेंटेशन में जो ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं वो जब अपने बारे में, उनसे भी बहुत लोग मांगते हैं कि तुम बताओ क्या कर रहे हो। जैसे मैं भी एक सीए फर्म चला रहा हूँ, तो वी ऑल्सो गिव आवर कंपनी प्रोफाइल ब्रोचर टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो बट दैट इज नॉट एम्ड एट सिक्योरिंग इन्वेस्टमेंट, दैट इज एम्ड एट सिक्योरिंग सम असाइनमेंट। उनसे बस काम चाहिए मेरे को। जैसे बैंक में ऑडिट के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो हम भी अपने बारे में बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया है, पर हमारा कहीं उद्देश्य नहीं होता कि बैंक पैसा डाले। पर आप जिनसे पैसा चाहते हो, आपको तो हर चीज़ ऐसे दिखाना पड़ेगा कि काफ़ी अट्रैक्टिव बिजनेस आप चलाएंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है और आप एकदम कॉम्पिटेंट है टू रन दैट बिजनेस, करेक्ट। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दें वो लिंक्ड हो हमारा पर्पस से। ये जब आप देते हैं तो कोई ना कोई फंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी आप समझ लीजिए। चाहे वो कोई भी फंड हो, उसके टॉप पे पार्टनर होते हैं, पार्टनर मालिक होते हैं, और कहीं पे 2-3 पार्टनर होते हैं, बट मतलब एक जन पे बात करते हैं, मतलब पार्टनर है, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 पार्टनर हो गया। पार्टनर के नीचे डायरेक्टर होते हैं और उनके नीचे एनालिस्ट होते हैं। बहुत लीन स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप बाकी कंपनीज में देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इतना लंबा हायरार्की नहीं होता है। बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनके ऊपर डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर पार्टनर है, पार्टनर के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कमेटी वो लोग बना देते हैं, क्योंकि इनका खुद का पैसा नहीं होता है। जितने भी वेंचर फंड्स होते हैं, इनमें जो ज़्यादातर पैसा होता है वो दूसरे लोगों का होता है। सरकार ने मना नहीं किया है, आप अपना पैसा नहीं लगा सकते हो, बल्कि सरकार ने ये बोला है कम से कम 5% आपको खुद का भी लगाना है। तो जो लोग फंड खोलते हैं, अगर वो 100 करोड़ का कमिटमेंट का बात करते हैं, तो 5 करोड़ उनको खुद भी कमिट करना रहता है। पर वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर टिपिकली लोग 5 करोड़ ही करते हैं, क्योंकि वो दूसरों के पैसे पे खेलने के लिए आ रहे हैं। अगर उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होगा तो वो फिर बैठ के दूसरों को देंगे पैसा। तो जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद भी रहते हैं, और इन्वेस्टर्स में से जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 900 करोड़ का, मान लीजिए उसमें 4 लोगों ने 100 करोड़ लगाया और बाकी लोगों ने 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, जैसा जैसा लगाया है। तो ये जो 4 बड़े लोग हैं, इनको बोलते हैं आप भी हमारी कमेटी का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि होता क्या है कि इन्वेस्टर्स तो अपने घर पे होते हैं। मान लीजिए पार्टनर ने डिसीजन ले लिया कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कल को ये सारे इन्वेस्टमेंट फेल हो गए तो बहुत प्रेशर आएगा इन्वेस्टर्स का। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कानून में जो सेबी ने वो मना कर रखा है कि आप रिटर्न की गारंटी भी नहीं दे सकते हैं। मतलब जो फंड होते हैं वो ये भी नहीं कह सकते हम आपको कम से कम 10% देंगे। ये कोई भी चीज़ की गारंटी देना मना है। मतलब इट इज़ अ टोटली रिस्की इन्वेस्टमेंट, सो दे कैन नॉट टेक यू टू कोर्ट। लेकिन मार्केट में नाम खराब होता है। जब आप दूसरा फंड शुरू करेंगे, मान लीजिए ये फंड 1000 करोड़ आपने लगा दिया, जो भी पैसा आया गया आपने दे दिया, और आपने लोगों को रिटर्न मात्र 5% वापस कर पाए क्योंकि आपके ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट खराब हो गए। जब आप अगला फंड करेंगे और इन सबके पास जाएंगे या दूसरों के पास भी जाएंगे, तो आपके में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। लोग बोलेंगे ये अच्छा फंड मैनेजर नहीं है, इसको समझदारी नहीं है दुनिया में। समझ में आ रहा है? तो इन चीज़ों से बचने के लिए, और विजडम भी होता है। मान लीजिए जो 100 करोड़ कमा के आपके में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको समझ भी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत सारा दुनिया देखा होगा। तो ये लोग टिपिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें से भी 2-3 लोग को, खुद तो पार्टनर रहता ही है, और इंडस्ट्री के भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ये लोग नॉन परमानेंट बेसिस पे एडवाइजरी कैपेसिटी में उनको भी अपने बोर्ड में रख लेते हैं। उसको वो लोग इन्वेस्टमेंट कमेटी बोलते हैं, ताकि जब हम डिसीजन ले तो वो इन्फॉर्म डिसीजन हो। कोई कल को ये नहीं कहते कि इस पार्टनर ने गलती की, क्योंकि सब लोग साइन कर रहे हैं। तो हम लोग दोबारा से इसको समझते हैं। तो पिचिंग आपने दिया, जो सबसे जूनियर लेवल का आदमी होता है उसी का काम होता है लीड जनरेट करना। वो दिन भर फोन करते रहता है, वो लिंक्डइन पे भी सर्च करते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा स्टार्टअप है, उसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, तो आपको वो लोग भी कॉल कर देते हैं। जरूरी नहीं कि आप पिच डेक दीजिएगा, वो गूगल भी करते हैं। पिच डेक आपने दिया, आपके आइडिया में दम लगा या उनको कहीं से पता चला, तो वो आपको बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, रिव्यू करेंगे। अभी वो पार्टनर से नहीं मिलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या पता आपके में दम नहीं हो। तो वो पहले खुद ही अपने बेसिस पे आपसे पूरा हिसाब किताब ले लेता है। और उस एनालिस्ट को भी बहुत समझ होती है, क्योंकि वो केवल आपसे नहीं मिल रहा, उसका दिन भर काम ही यही है, स्टार्टअप फाउंडर से मिलना, उनके आइडिया को टेस्ट करना, उनसे सवाल करना, उनसे जानकारी लेना। अगर ये सब ठीक लगता है तो वो फिर आपको ड्यू डिलिजेंस बेसिक करके, अभी पूरा ड्यू डिलिजेंस नहीं करते वो लोग, एक बेसिक ड्यू डिलिजेंस, ताकि पार्टनर से भी किसी फ्रॉड आदमी को तो नहीं मिला सकते। पार्टनर तो बड़ा आदमी है, वो साल का 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए कमाता है, जो वेंचर फंड के पार्टनर होते हैं। तो एक बेसिक ड्यू डिलिजेंस ऑनलाइन करके वो पार्टनर के पास ले जाता है। फिर पार्टनर भी आपसे मिलते हैं, पार्टनर भी आपसे सवाल करेंगे और आपसे बहुत सारा चीज समझेंगे, क्योंकि उनका सोचने का तरीका और दूसरे तरह का होता है। ये सब कुछ ठीक लगेगा
तो फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट कमेटी में लेके जाएंगे। जो मैंने आपको बताया वो दो पर्पज से करते हैं, एक तो कि जिनका पैसा है उनकी भी हिस्सेदारी हो जाए डिसीजन मेकिंग में, दूसरा कल को अगर कोई बड़ा सा कांड निकल के आता है तो कोई ये नहीं कहे कि आपने तो सब डिसीजन खुद लिया, अब आप झेलो, क्योंकि पैसा जिनका है हमने उनको भी इन्वॉल्व कर रखा था, और सेक्टोरल एक्सपर्ट्स को भी वो रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऑनलाइन है तो उन्होंने कोई ऑनलाइन कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, कोई इकोनॉमिस्ट है, उसको भी अपने बोर्ड में वो लोग रखते हैं। तो आप ये सब सर्च कर सकते हैं किसी भी, और ये लोग पब्लिकली आपको बताते हैं कि उनका टीम कौन है, तो टीम काम करता है, और उनका कमेटी आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट कमेटी, तो वो बताएंगे कि हमारे कमेटी में कौन कौन लोग हैं। पर कोई बायसनेस नहीं होता है, कोई प्रेजुडिस नहीं होता है आइदर फॉर और अगेंस्ट एनीवन। जैसे मैंने बताया इस लेवल पे जो लोग हैं वो हमारे सोसाइटी के सबसे उम्दा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग केवल रियल मैटर्स पे ही डिसीजन लेते हैं। और एक बार इन्वेस्टमेंट कमेटी ने डिसीजन ले लिया तो ड्यू डिलिजेंस करके फिर आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए बढ़ जाते हो। तो ये एक साइकिल आपको टिपिकली दिखेगा जो प्रोसेस होता है। अब आप अगर पहला स्टेप ही आपने खराब बनाया, मतलब आपने पिच बहुत अच्छा नहीं बनाया है, तो आपको आगे के स्टेप्स में डिफिकल्टी होगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yeah, Kunal, I have received one question. It's regarding due diligence. So it is two-part question. The first part is what platforms or agencies do investors use for due diligence? And the second part is what can negatively impact my due diligence? I think you have already answered the second part. यस यस, सो I'll again go slightly deeper on this. So एजेंसीज का तो कोई ऐसा लिमिट नहीं है, बट टिपिकली क्योंकि फाइनेंस और लीगल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर सपोज टू बी एक्सपर्ट, और अगर बहुत ज़्यादा आप ऐसे सेक्टर में डील करते हैं जहाँ पे लॉ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए आप आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लिमिट कर देंगे, बोलेंगे तुम केवल फाइनेंस का काम करो, लॉ चूंकि इतना सारा केसेस यहाँ पे है या पोटेंशियलिटी ऑफ केसेस है, तो वो एक लॉ फर्म को एंगेज करके उनको दे देंगे। अब ये किस तरह के होते हैं तो वो डिपेंड करता है आपका कितना नाम है, आप कितना अच्छा करते हैं। जैसे बहुत सारे ये वेंचर फंड्स के लिए हमारा फर्म इज़ अ वेरी स्मॉल फर्म, राइट, तो वो हमें नहीं देंगे। लाइक लेट्स वेंचर विल नॉट असाइन दैट वर्क टू मी, बट जो बिहार के वेंचर फंड है या जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने मेरा पोटेंशियल देखा है वो हमें देते हैं। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, एंड योर पोटेंशियल कितना आपके फॉर्म में है उसके बेसिस पे वो देते हैं। बट वो उसी को क्यों देते हैं, इसको क्यों देते हैं, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग। आपको ये समझना है कि किसी को भी देंगे, सो द प्रोसेस इज द सेम। दे विल एस्टैब्लिश द शेयर होल्डिंग, एस्टैब्लिश द डायरेक्टरशिप, आपका क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश करेंगे, आपका जो पास्ट का आपने डेटा दिया, फ्यूचर तो नो बडी नोज, राइट, सो विल हैव टू रिलाई ऑन व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग। बट पास्ट में जो आप बोलो इतना करोड़ का टर्नओवर हुआ है, तो दैट मस्ट रिफ्लेक्ट इन योर जीएसटी रिटर्न्स, दैट मस्ट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन योर बैंक स्टेटमेंट। या तो आप बोल सकते हो पूरा ही पैसा ड्यूज है, आया ही नहीं है, पर आप कह रहे हो आया है, तो आपके बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर आपने वो जब आपने अपना एनुअल फाइलिंग किया होगा, बैलेंस शीट साल का बनाया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें भी वो देखना चाहिए। तो वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो वो फर्म कितना बड़ा कितना डिफिकल्ट होता है वो डिपेंड करता है कितने बड़े लोग के पास आप जा रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे भी फंड्स हैं इंडिया में जो बिग फोर से ही ड्यू डिलिजेंस कराते हैं, वो उसके नीचे किसी को नहीं देते हैं, वो केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट और इनके साथ ही कराएंगे, पीडब्ल्यूसी से ही आपकी ड्यू डिलिजेंस कराएंगे। पर आप जैसे जैसे नीचे आते जाते हो हायरार्की में, जितना कम पैसा जितना कम ये, अब जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है और आपने उससे बात किया, तो वो भी एक ड्यू डिलिजेंस कर रहा है। ही इज नॉट असाइनिंग इट टू एन एजेंसी, बट माइंड में तो वो कर ही रहा है कि ये लड़का दिन भर बिजी दिखता है और काफी खुश रहता है, इसका दिन भर मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ बात चल रहा है, इसका मतलब इसका काम चल रहा होगा। तो ही इज ऑल्सो डूइंग इट, सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इन देयर माइंड। बट जो ज्यादा बड़े फॉर्म्स होते हैं वो चाहते हैं कि राइटिंग में मेरे पास हो, ताकि कल को मैं क्योंकि जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट कमेटी में ये ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भी प्रेजेंट करते हैं पार्टनर, एक तो अपनी कहानी भी सुनाते हैं, पिच डेक भी रखते हैं, और आपको नहीं बैठाते हैं इन्वेस्टमेंट कमेटी में, वो खुद से आपस में मीटिंग करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है इन्वेस्टमेंट कमेटी में कि जो कुछ मेंबर्स होते हैं बोलते हैं हमको ये सारी बात अच्छी लगी पर ये 3 चीज़ हमें और जानना है, तो फिर पार्टनर आपको एनालिस्ट के थ्रू अप्रोच करेंगे, वो आपसे वो 3 चीज़ लेकर के फिर अगली इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग में वो डालेंगे। उनके यहाँ ये मीटिंग्स रेगुलर होती हैं, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर यू। उनके यहाँ मान लीजिए बुधवार के बुधवार मीटिंग होती है, तो जितना पीछे का रहा परफॉर्मेंस वो भी प्रेजेंट करते हैं, कोई नया प्रपोजल आया तो उसको प्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ये मीटिंग्स का फॉर्मेट होता है। तो आपको अब आपको नेगेटिवली क्या करेगा, आपको तो एक चीज़ तो एकदम क्लियर समझना चाहिए कि यू कैन नॉट फज द प्रोसेस, you cannot fake the process, you cannot defraud anyone, because these people are really the smartest that India has or any country has। जिस कंट्री में भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है
वो उस कंट्री का टैलेंट के पीक पे है, तो आप उनको घुमाइए नहीं। अगर आपका, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए कोई केस है, कुछ गलती है, तो आप उनको बता दीजिए कि 20 लाख रुपया का ये नुकसान और हो सकता है। तो इन्वेस्टर वो सोच करके आपके में इन्वेस्ट करेगा, वो 20 लाख ज्यादा देगा या कम भी देगा, तो उसको पता है कि 1 करोड़ में से 20 लाख जा सकता है, तो 80 लाख ही इन्वेस्ट होगा। पर अगर मान लीजिए आपने वो बात छुपा ली और 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ और 1 करोड़ रुपया कहीं चला गया, तो ये बहुत बड़ा क्राइम होगा। दे विल परस्यू, और वो आपसे जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट है उसमें ये साइन करवा लेते हैं कि आपने जितना इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके अलावा कोई एडवर्स ओपिनियन होगा तो विल बी पर्सनली लायबल। तो जितना आप जो केस सुनते हो, ये सब इन्हीं वजह से है कि आपने कोई चीज़ छुपा लिया, कोई चीज़ बताया नहीं। तो ये चीज़ से आपको बचना रहेगा। और एडवर्स अच्छा बिजनेस होना चाहिए आपका। कोई भी आपके पे केस है, कोई आपका सिविल खराब है, आपका कोई, आपने एजुकेशन के बारे में बताया है कि आप कहीं से एमबीए किए हैं, पर पता चलता है आपने एमबीए नहीं किया, इट इज़ ओनली अ सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स ही लिखिए, आप काहे को झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है ड्यू डिलिजेंस में जो आपके चीज़ को खराब करेगा, झूठ के अलावा। क्योंकि बाकी सब चीज़ तो केस ही है, वो तो सिचुएशन ही है। अगर आपका रेवेन्यू नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, यही बोल के ही आप आइए। आप जब तक झूठ नहीं बोलते हैं तब तक ड्यू डिलिजेंस में कोई अलग चीज़ नहीं होता है, क्योंकि उसने टर्म शीट तो पहले साइन कर रखा है, तो वो सारा चीज़ जानते हुए टर्म शीट साइन किया। अब जब तक कि आपने जो चीज़ बताया था टर्म शीट में उसमें से समथिंग टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, अंटिल देन देयर इज नो इशू, क्योंकि वो तो सब जानते हुए आपको, अब आप उसी में से कुछ झूठ निकल गया, तब तो गड़बड़ है ना, फिर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपको। सो दैट इज देयर। और कोई क्वेश्चन अनुपम जी? सर No, sir, I don't think any question from my. सर आईपी बोलिए। आईपीओ में रजिस्टर करने के लिए सर कोई प्रोसेस होता है क्या सर? कोई यस एलिजिबिलिटी यस है यस यस आईपीओ में? यस यस, उसमें भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, तो उसमें जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को लिमिटेड कंपनी करना रहेगा, विच इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। उसमें ओके आपको आरओसी को अप्लाई करके, क्योंकि जब तक आप प्राइवेट लिमिटेड है, यू कांट लिस्ट योर सेल्फ। एलएलपी कैन नॉट लिस्ट देमसेल्व्स, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट लिस्ट देमसेल्व्स। तो अगर आपका टारगेट आईपीओ तक जाने का है, तो आपको हमेशा से ही कंपनी बनानी चाहिए, या आपको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, फिर आप एक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे। वो भी आप नहीं बना सकते हैं, आपको जो रजिस्टर्ड एजेंट है उन्हीं को हायर करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे इंडिया में संस्था है, आप उनको हायर करेंगे, वो आपके लिए एक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, विच इज़ अगेन अ पिच डेक, राइट। जनता के लिए एक प्रोस्पेक्टस बनता है। उसके बाद वो अप्लाई करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में। एक बैंकर होगा आपका, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा, डीमैट अकाउंट खुलेगा। सो इट्स अ होल लॉट ऑफ, एटलीस्ट 5 एजेंसीज विल गेट इन्वॉल्व। बट बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो ये सारा काम आपसे पैसा लेकर के बैक पे एजेंसीज को रख करके करते हैं। तो इस तरह की भी एजेंसीज हैं, बट इवेंचुअली वो पांचों एजेंसीज का रोल है, वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके बैठे हैं, उनको आपको अप्रोच करना पड़ता है। तो फिर वो एक दिन आपका शेयर्स को डालेंगे, वो पेपर में आपको पब्लिश करना रहता है। लोग तुरंत खरीद लेते हैं, हो सकता है लोग 10 दिन में खरीदें, वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस में कितना दम है। तो जो बड़े एजेंट्स होते हैं वो उस हिसाब से पब्लिसिटी आपकी बनाते हैं कि लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट होता है। बट किसी भी केस में अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल नहीं है तो लिस्टिंग करने से पैसा नहीं आता है। सो जैसे बिहार में आप 20 एयरपोर्ट खोलेंगे तो उससे ग्रोथ नहीं होगा, इट इज थ्रू द ग्रोथ दैट एयरपोर्ट्स विल कम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कि मैंने लिस्टिंग कराया, लोगों को पता नहीं है मेरे बारे में। और यहाँ लोग लोग आपके बारे में सर्च करते हैं, शेयर स्टॉक एक्सचेंज सबको नहीं बताता है कि ये लिस्ट किया है, लोगों को आपके बारे में जान के खरीदना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? तो आपका रियली उस स्केल पे ग्रोथ रहेगा तो ही आप लिस्टिंग करा पाएंगे। तो इट्स अ लॉन्ग होराइजन, मतलब आपको 2000-3000 करोड़ का टर्नओवर रहे, आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट का सीन है, तभी लोग आपके में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपके में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ओके सो इट्स अ प्रोसेस एंड यू विल हैव टू, जैसे अभी आप somebody was asking कि आपको सीए को क्यों एंगेज करना पड़ता है, तो उस स्टेज में आपको 5 डिफरेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करना पड़ता है। देयर इज अ रजिस्टर्ड एजेंट, देयर इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, देयर इज एन अंडरटेकर हु अंडरटेक्स कि इतना आपका में पैसा आएगा। तो इस तरह से आप पांचों प्लेयर को एंगेज करते हैं और वो आपके में, बट इवेंचुअली आपके पोटेंशियल पे ही इन्वेस्टमेंट होता है। आज अगर रिलायंस कोई बिजनेस लेकर के आईपीओ के लिए आते हैं और कोई एक नया आदमी लेकर के आता है, तो रिलायंस का आप देखेंगे कि घंटे भर में ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, लोग डबल डबल बिडिंग कर देते हैं। मतलब टोटल शेयर ही 1000 है और 50 लाख लोग बिडिंग कर देते हैं, फिर वो सबको 1/50 के रेशियो में चनामृत में बांट देते हैं। तो ये रहता है, पर कोई नया जन है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। सो ये चलता है। ओके सर, एक और बात जानना था, ये स्पॉन्सरशिप सर और
इन्वेस्टमेंट से दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है सर? कोई स्पॉन्सर और इन्वेस्टर? स्पॉन्सरशिप तो मतलब जैसे कोई एक प्रोग्राम हो रहा है एंड वहाँ पे आप पिच कर रहे हैं और कोई एक स्पॉन्सर है जो बोल रहा है कि इसमें जो अवार्ड है मैं दूंगा, सो दैट इज अ काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप. देयर मे बी अ कल्चरल फंक्शन, somebody is sponsoring. A sponsorship is only about somebody taking up the expense of a function of an event. उसका इन्वेस्टमेंट से तो कोई वास्ता नहीं है, वो एक इवेंट बेस्ड थिंग है. इन्वेस्टमेंट तो आपकी कंपनी में एक पैसा भी दे करके इक्विटी ले रहा है, तो आप उसको स्पॉन्सरशिप नहीं बोले. स्पॉन्सरशिप तो कोई इवेंट का हो गया. जैसे मान लीजिए कोई गुजरात सरस मेला है, बुक मेला है, तो आपको पैसे जुटाने हैं, तो आपने 25 लोगों को बोला, सबने 5-5 हज़ार दिया, तो यूल कॉल ईच ऑफ देम स्पॉन्सर्स. अब उसमें से कोई का नाम आप बड़ा लिखवाते हैं, वो बोला मेरा गेट पे नाम डाल लो, तो यू कैन कॉल देम टाइटल स्पॉन्सर. कोई मान लीजिए कुछ और है, आपने उसको डिलक्स स्पॉन्सर बोल दिया, तो ये सब तो ऐसे ही स्कैम है. मतलब इसका कोई मतलब नहीं है. इट इज ओनली अबाउट एन इवेंट. इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म, इज इन योर बिजनेस, वो आपका पार्टनर बनता है, तो इस तरीके से रहता है. सर जैसे कोई मेरा स्टार्टअप है तो उसमें हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, तो सर वो कंपनी हमको इन्वेस्ट कर सकता है सर, अगर हम उसका कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने स्टार्टअप में बहुत ह्यूज अमाउंट में से? आपने आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इन योर स्टार्टअप, कैन दे इन्वेस्ट इन टू योर स्टार्टअप? ऑफ कोर्स. वाई कैन दे नॉट? दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन टू योर स्टार्टअप. आपको कराना ही नहीं, मतलब कौन किसमें इन्वेस्ट कर सकता है? देयर इज नो लिमिटेशन बाय द गवर्नमेंट. व्हाई वुड गवर्नमेंट गेट इनटू दिस बिजनेस कि आर यू इन्वेस्टिंग इन दिस और नॉट? ऑल दे आर सेइंग इज दैट whoever, आप दोनों करो तो आपस में एक अग्रीमेंट कर लो, and if there is some dispute, then if you go to the court will read the agreement and decide accordingly. But गवर्नमेंट आपके प्राइवेट चीज में क्यों जाएगा कि आप, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आप उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और आप उनका इन्वेस्ट करते हो, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. थैंक यू सर। तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ. अभी जैसे जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन है, जो इंक्यूबेटर्स हैं, वो क्या सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट स्टार्टअप्स को, वो उसके लिए भी हमने एक स्लाइड बनाया, बिकॉज दिस इज एन इंक्यूबेटर दैट इज ऑर्गेनाइजिंग दिस. तो आप एडवाइस मेंटोरशिप दे सकते हैं स्टार्टअप्स को. उसमें मार्केटिंग कैसे करें प्रोडक्ट का, डिफ्रेंसिएशन कैसे करें प्रोडक्ट को, या अगर सर्विस है तो सर्विस का कैसे करें. एंजल नेटवर्क से कनेक्ट करने में आप उनको मदद कर सकते हैं. हमारे जैसे लोग के पास आप रेफर कर सकते हैं कि आप इनको इन्वेस्ट कीजिए. गवर्नमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशन से जो फंड रहता है उसको अप्लाई करवा सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं. आप लोग करते भी होंगे, बट आई एम जस्ट लिस्टिंग इट आउट. मार्केटिंग ब्रांडिंग में मदद कर सकते हैं उनको. आपका मान लीजिए खुद का इंक्यूबेटर का भी अपना वेबसाइट है, तो आप उस पर डाल सकते हैं कि इन किन लोगों को हम इंक्यूबेट कर रहे हैं. कोई आइडिया दे सकते हैं, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको इम्पैनल कर सकते हैं आप अपने आप कि आपको हम काफ़ी सारे स्टार्टअप्स रेफर करेंगे, बट आप एक छोटा रेट बताइए जिससे हमारे स्टार्टअप्स को भी मदद हो, आपको भी एक अच्छा खासा ये मिलेगा. लीगल और कंप्लायंस सर्विस के लिए हमारे जैसे सीए फर्म, लॉ फर्म को आप इम्पैनल कर सकते हैं. और ये लोग भी कम रेट पे आपके साथ, जैसा स्टार्टअप बिहार ने किया है, तो आप अपने जो आपके यहाँ इनक्यूबेटीज हैं, यू कैन रेफर देम टू दिस सीए फर्म, सो दे विल आल्सो गेट अ सस्टेन्ड confirmed income against which they can be ready to offer services at a economic rate. और पिच डेक और प्रोजेक्शंस प्रिपरेशन में, तो ये सारा काम इंक्यूबेटर्स को मदद करना चाहिए और कर सकते हैं. ये मैंने एक स्लाइड लिस्ट किया है. एंड ये हमारा मतलब एज अ फर्म दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. हम लोगों ने कॉग्निफाई, एडंकल, झाजी, जिफी इनमें इन्वेस्ट किया है. और कुछ स्टार्टअप्स हैं जैसे रोडवेज है, एट बाइक है, एटीएम आपने नाम सुना हुआ, ये हमारे क्लाइंट है. और हमारे बारे में हमने छोटा सा लिखा है कि हम लोग क्या करते हैं. और सो दिस इज एंड. तो आप में से किसी का कोई सवाल जेनरिक भी हो, आप अपने से पूछ सकते हैं. और ये जो स्लाइड, दिस डेक आई विल शेयर विद CIMP एंड होपफुली दिस विल रीच ऑल ऑफ यू थ्रू अनुपम जी, आई सपोज. इसके अलावा भी कोई सवाल किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं, Sir, अदरवाइज. there is a question. Yeah, can we do? Yes, please go ahead. No, I could not hear the full question.
हेलो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अनुपम जी, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं फिर विल एंड इट देन. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. इफ देयर इज नो क्वेश्चन, सर आई. एक्चुअली कनेक्शन, ऑडियो कनेक्शन में सर थोड़ा टाइम लग रहा है, तो सर प्लीज एक मिनट नो वेट नो कीजिए. इश्यूज, टेल मी प्लीज. मिस्टर एलेक्स. हाँ सर, ऑडियो कनेक्शन में सर थोड़ा टाइम लग रहा है सर, एक मिनट सर प्लीज, 30 सेकेंड. ओके ओके, श्योर, आई विल वेट. Am I audible, Kunal? Yes, yes, you are audible, Anupam ji. Tell me. So, yeah, sorry, there was a network glitch. I received one question. One of the students wanted to know, can they reach you if they want to avail your services as a CA? Yes, 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 anytime. So you can share my number with them, no issues. In fact, in the deck, my number is also there. So we keep getting this kind of request from a number of startups, and we offer our services to them. No issues. Okay, thanks for answering that. So, does anyone else have any question? No sir. I guess not. Okay. So, thanks, Kunal, again for giving your valuable time. Your real-world examples and practical advice have undoubtedly inspired many of us and gives us a clearer understanding of the opportunities and challenges in this field. We sincerely appreciate your time and effort in making this session a success. We look forward to having many such sessions in future. To all the Sure, sure. participants, thank you for joining. Most welcome, Anupam ji. Thank you. Thanks a lot. I'm exiting now. Yeah, thank you.